ठीक है। देखो ध्यान से देखना, अब ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, यही सेम क्वेश्चन आपको आपके बाद 2023 में आया था। ठीक है, लॉजिक यहाँ पे समझना, ठीक है, कब क्या होता है। देखो 100 से विभाजित किया जाता तो शेषफल क्या आता है। अब देखो एक चीज़ याद रखना, जब इसके गुणनफल ऊपर मिल जाते हैं, अगर पूरा पूरा कैंसिल आउट हो जाता तभी लगाना ये नियम, ऐसे नहीं लगता। जैसे आपकी बात 2023 वाले में लग गया था, तो याद रखना जैसे मान लो 100 है, अगर ये पूरा का पूरा कट गया, पूरा का पूरा कट जाता है तभी ही। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे 5 बज गया फिर भाग दे दिया, ऐसे नहीं होगा। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। अब जैसे मैंने इस क्वेश्चन को किया था एग्जाम में, उस टाइम मैंने अलग तरीके से किया था। ठीक है, वो मेथड जो भी हो, तो पहला तो वो तरीका होता है कि आप इसके मल्टीपल खोजने चाहिए। जैसे बहुत बार यूपीएससी में क्वेश्चन आया है कि वो मल्टीपल खोजने से मिल जाता है। जैसे मान लो कि पूरा पूरा कटना चाहिए। देखो 25 या 75, 25 चौका 100। अब देखो ये 2 से कट गया, ये 31 आ गया। अगर यहाँ पे कुछ और होता है कि 2 से कट जाता तो रिमाइंडर 0 आ जाता, पर ऐसा है नहीं। अब ये नहीं करने लग जाना कि 2 से आप डिवाइडेड कर रहे हो, नो, ये गलती मत करना, उससे आंसर नहीं आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना, जब पूरा पूरा मल्टीपल मिल रहा है तभी ही उसको डिवाइडेड करना, नहीं तो नहीं। तो अब दूसरा मेथड जो मैंने किया है वो ध्यान से देखना। 100 से डिवाइडेड करना, ध्यान से समझना। तो मैंने क्या किया है, पहली जो इकाई अंक है इनका, सबका इकाई अंक, उसको मैंने गुणा कर लिया। 5 दूना 10, 10 पंजे 50, 50 इंटू 7 कितना, 350, 350 गुणा करूँगा 1, तो कितना है 350। ये इकाई संख्या को गुणा करने से ये मेरे पास संख्या आ गई है। अब मैं इसको 100 से डिवाइडेड करूँगा तो सोचो शेषफल कितना आएगा मेरे पास, 50, और यही इसका आंसर है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना है। ये तब लगाना जब मान लो कि पहले तो देखो पहली फर्स्ट स्टेप क्या है, पहले तो सोचो कि कट सकता है क्या। अगर पूरा पूरा कट रहा है तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, नहीं कट रहा हो तब इकाई अंक से गुणा करना, इकाई अंक पे जो भी आए, ठीक है, तो उसको डिवाइडेड करो, शेषफल आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। तो दोनों कॉन्सेप्ट याद रखना कि पहले तो देखना कि उसके मल्टीपल मिल जाए, क्योंकि यूपीएससी ने दो बार ऐसा दिया है, तो ये चीज़ याद रखना। ठीक है, अब ये बहुत इस टाइप के सभी क्वेश्चन में ये लग जाएंगे। क्या हो गया, मतलब इस टाइप के अदर भी क्वेश्चन में ये नियम लग सकते हैं। हाँ, आराम से लग जाएगा, लगता है। अभी 2023 में भी आया, 2019 में भी आया था, मैं बताया तो था उस टाइम। ठीक है, ध्यान से देखना आगे। 2021 में शायद, 2021 या 22 में एक बार आया है ऐसा क्वेश्चन, 23 में तो आया ही है। ठीक है, अभी तो देखो ये आप बचपन से आप करते आए होंगे, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, प्रॉफिट लॉस वाला, कैसे डिवाइड करते हैं, ध्यान देखना। 25 रुपये की एक धनराशि है, XYZ में एक अनुपात, इनके अनुपात में वितरित किया जाता है। अधिकतम अंश और न्यूनतम अंश के बीच में अंतर क्या होगा। अब ध्यान से समझना, सबसे पहले पे बहुत ईजी क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान समझना, इनके बीच में रेशियो दिया है और इसी रेशियो से डिवाइडेड करना है, ध्यान से समझना। तो सबसे पहले जो है इसको, ये क्या है, अब देखो ये फ्रैक्शन में है, ठीक है, तो इसको फ्रैक्शन से पहले इसको ले आना, मतलब नॉर्मल वैल्यू में। ठीक है, तो उसके लिए क्या करोगे, आप करोगे 2, 4, 6 का एलसीएम ले लो। ठीक है, 2, 4, 6 का एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। 12 से सारी संख्या गुणा कर दो। ठीक है, ये गया तो ये कितना आ गया, 6 आ गया। ये 3 बार गया, 9 आ गया। ठीक है, ये 2 बार गया, ये 10 आ गया। ध्यान से समझना। ठीक है, यहाँ तक आगे। अब बोल रहा है कि अधिकतम अंश और न्यूनतम अंश के बीच का अंतर क्या है। अब ध्यान देखना, अधिकतम, जैसे देखो अनुपात में अपन ये डिसाइड कर सकते हैं किसको अधिकतम मिलेगा, अपन ये अपन नहीं बता सकते भाई कितना मिलेगा, वो नहीं बता सकते, परंतु अपने को पता है कि जिसका अनुपात ज़्यादा उसको ज़्यादा मिलेगा, और ये सबसे मिनिमम तो इसको मिनिमम। तो ये बोला दोनों का अंतर कितना है, 4। ठीक है, अब ध्यान से देखना, 4 की वैल्यू अपने को निकालनी है। ठीक है, तो ये 2500 जो है, 2500 ध्यान समझना, 2500 कितने का मान है, ये टोटल जो है इन तीनों का रेशियो का मान है। तो 10, 19, 19 या 25, ये 25 का मान है। अपने को चाहिए 4 का मान, तो 25 चौका, ये 25 में 25, तो 4 इंटू मल्टीप्लाई करोगे 400 आंसर। ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, ये गलत नहीं होनी चाहिए, ध्यान से समझना। सबसे मेन जो बात थी इसमें, ये एलसीएम लेके इसको फ्रैक्शन को जो है नॉर्मल करने का, नहीं तो क्यों ना पता नहीं लगेगा ना इसमें कौन सी बड़ी है। ऐसे तो एनसीईआरटी में सिखाया गया है ये भी कि कौन सी बड़ी होती है, वो वाली चीज़, पर मेरा मानना है कि ये करना आराम से, फिर ये इसमें आ जाएगा, इसमें आ जाएगा तो आराम से फट से निकल जाएगा। तो इसमें जो मेन कॉन्सेप्ट है एनसीईआरटी में दिया भी है,
कैसे फ्रैक्शन वैल्यू को जो है प्रॉपर आप उसमें लाते हो वैल्यू, वो वाला चीज़ दिया भी है एनसीईआरटी में, अगर आप पढ़ोगे अच्छे तरीके से दिया है वहाँ पे अच्छे खासा तरीके से। अब इस क्वेश्चन को लगा लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रीजन उसको समझना ध्यान से। अब ये क्वेश्चन में सही करके आ जाता तो तब भी सही हो जाता मेरा। अब देखो ध्यान देखना गलतियाँ कहाँ होती है। सबसे पहले यहाँ पढ़ो n के किस मान के लिए संख्या। अब देखो मैंने क्वेश्चन ही उस टाइम गलत पढ़ा था, जिनका तुम लोगों में से किसी गलत हुआ होगा उसका मतलब आप क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ रहे हो। n के किस मान के लिए संख्या जो है 10n+1 में अंकों का योग 2 है, अंकों का योग पूछा है। अब ध्यान से देखना, जैसे मैं n बराबर मैंने मान लो पहले देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं बोला तो मैं n बराबर 0 लिया, तो 10 की पावर 0 + 1, ठीक है ध्यान से समझो। 10 की पावर 0 कितना आएगा, 1 आता है। अब ये पता होनी चाहिए, कोई भी संख्या की पावर 0 हो तो 1 ही आता है। 1 1 + 1, ठीक है। अब इसका योग तो 2 आ गया। हाँ चलो यहाँ तक अंकों का योग समझ में आया, अंकों का योग, ठीक है। तो ये 2 आ गया, ठीक। आगे देखो मैंने, अब देखो मैंने क्या किया ना, जल्दी से जल्दीबाजी में ये करके आ गया। अब ये गलती नहीं करनी है, पहले पूरा आगे अप्लाई भी करो ना, आगे भी अप्लाई करके देखो। n बराबर 1 के लिए अपन देखते हैं, ध्यान से समझना। 1 के लिए अप्लाई किया 10 की पावर 1 + 1, तो 10 की पावर 1 तो 10 ही होता है +1। अब इनको जोड़ो, 10 कितना हो 11। अब इनके अंकों का योग जोड़ो 2, अभी भी 2 ही आ रहा है। तो आगे देखते हैं अपन के आगे और सही अप्लाई हो रहा है। n बराबर 3 के लिए अपने अप्लाई किया 10 की पावर 3 + 1, ठीक है। 10 की पावर 3 कितना हो गया, 10 के पावर देखो 2 स्क्वायर होता 100, ये 1000 आ गया, 1000 + 1, तो ये हो गया 1001। अब इनके अंकों को जोड़ो 1 0 0 1, जोड़ोगे तो 2 ही आएगा। इसका मतलब अपने को पता लग गया ये आंसर तो नहीं है। अब देखो ध्यान से देखना, अब ये पता होनी चाहिए पूर्ण संख्याएं क्या होती है। होल नंबर शुरू होता है 0 से, तो 0 पे तो आ ही रहा था 2, 1 पे भी आ रहा, 2 पे भी आ रहा, 3 पे भी आ रहा, ऐसे आते जाएगा, बढ़ते जाएगा, आते जाएगा। केवल किसी धनात्मक पूर्णांक के लिए, अब ध्यान से समझना, ये धनात्मक पूर्णांक बोला है तो ये बोला है ओनली 1 से, पर अपने देखा कि n 0 पे भी शुरू हो रहा है, तो ये गलत इसलिए हो जाएगा। आगे देखो किसी वास्तविक संख्या n के लिए, अब देखो रियल नंबर के, रियल नंबर तो देखो पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है, ये बहुत सारी चीज़ें होती है, तो ये इसलिए आंसर नहीं आएगा, आंसर आएगा बी। क्योंकि अपन जब n-1 के लिए अप्लाई करेंगे, ध्यान से देखना, तो वो नहीं आएगा, ध्यान देखना। फिर 10 की पावर -1 + 1, 10 की, अब मैंने बोला था जब भी ऐसे घातांक रहता तो इसका मतलब हो जाता 1/10 + 1। अब देखो ये ध्यान से देखना, ये कितना हो जाएगा 0.1 + 1, तो ये कितना हो गया 0.1. अब इनको आप जोड़ ही नहीं पाओगे, ठीक है। तो अब इनको नहीं जोड़ पाओगे फ्रैक्शन में वैल्यू, तो इसको कैसे तुम ऐड कर पाओगे कि इसका 2 आएगा, आएगा ही नहीं इसका, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। तो हमेशा जो अपने को मिलेगा 2 मिलेगा पूर्ण संख्याओं के लिए, मतलब w = 0 1 2 3 4 करके इनफाइनाइट तक आपको 2 ही मिलेगा। और सब याद रखना, अंकों का योग बोला हुआ, ये सबसे मेन चीज़ थी इसमें समझने वाली। अब देखो छोटी छोटी चीज़ें जो गलत करा देती है, ये चीज़ याद रखना। अब देखो ये क्वेश्चन बहुत ईजी क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। अब औसत वाले देखो क्वेश्चन वो लैंग्वेज में दे रहा है, अब वो आपसे कैलकुलेट नहीं करवा रहा है लैंग्वेज, कि आप लैंग्वेज को आइडेंटिफाई कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, ये चीज़ ध्यान से समझना, ठीक है। एक कक्षा में 3 समूह हैं ABC, बना लो ABC। यदि समूह A से 1 विद्यार्थी और समूह B से 2 विद्यार्थी और समूह C में स्थानांतरित कर दिया जाए तो कक्षा का विद्यार्थी का औसत भार क्या होगा। अब ध्यान से देखना, मैंने मान लिया अज्यूम कर लिया पहले सब में 10-10 विद्यार्थी, ध्यान से समझना। मैंने अज्यूम किया कि सब में 10-10 विद्यार्थी हैं, ठीक है। अब देखो, अब बोला है कि यदि समूह A से 1 विद्यार्थी, समूह B और समूह B से 2 विद्यार्थी समूह C में स्थानांतरित, यहाँ से 1 गया तो यहाँ कितना बचा 9, यहाँ से 2 गया तो यहाँ कितना बचा 8, यहाँ पे टोटल कितने हो जाएंगे 13 हो जाएंगे। अब बोल रहा है तो कक्षा के विद्यार्थियों का औसत भार, तो कक्षा के औसत विद्यार्थियों का भार याद रखो। देखो यहाँ पे भी टोटल 30 ही थे, 30 में 3 का भाग दोगे तो एवरेज कितना आएगा 10 ही आएगा। यहाँ पे देखो 13 8 कितना हो 21, 21 9 30 और 3 से डिवाइडेड करोगे तब भी औसत भार तो वहीं रहेगा। तो ये चीज़ याद रखना। क्योंकि दूसरी बात एक चीज़ सोचो, एक कक्षा में 3 समूह बना दिए हैं तो भाई स्वाभाविक सी बात है कक्षा तो वही है ना, उतने टोटल बच्चे रहेंगे, टोटल बच्चे उतने रहेंगे तो जो जितने भी आप उससे डिवाइडेड करोगे सेम वही आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, ठीक है। तो मतलब कोई चेंज नहीं होगा, ये कॉमन सेंस है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। अपने कक्षा का भार पूछा है, अगर बोलता सी का, हाँ तो सी का तो बढ़ जाता,
पर अपने को कक्षा का टोटल कक्षा का पूछा है, तो याद रखना कि वहीं रहेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, याद करो इस टाइप का क्वेश्चन अपन कल भी किए थे, मतलब 2019 वाले पेपर में किए थे, वही सेम क्वेश्चन है। अब ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को करने का तरीका। मूल्य वर्ग आपके पास कितने का है? 50 का नोट है, 100 रुपये का नोट है। याद रखना हर साल इस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, हर साल 2023 में भी आया। एक 50 रुपये का नोट है, 100 रुपये का, 200 रुपये का, 500 का और 2000 के साथ एक समय में कम से कम 3 मूल्य वर्गों को लेते। एक कम से कम आपको 3 लेना है, तो मैक्सिमम आप देखो कम से कम 3, फिर कितना ले सकते हो आप? एक देखो पहले कितने 5 नोट है, फिर आप ले सकते हो 4, फिर ले सकते हो आप 5। यही 3 केस बनेंगे, इसके अलावा तो कोई केस बनेगा नहीं। कितनी विभिन्न धनराशियाँ बनाई जा सकती है? अब ध्यान से देखना, इसमें लगेगा परमुटेशन कॉम्बिनेशन वाला तरीका। इसमें देखो ध्यान से देखना, 3 चुनना है अपने को। कितना है टोटल? 5 में से 3 चुनने का तरीका 5C3 लगा दो फॉर्मूला, 5 फैक्टोरियल, ठीक है, अपन 5 - 3 का फैक्टोरियल इंटू 3 का फैक्टोरियल। इसको आगे सोल्व करो, 5 × 4 × 3 का फैक्टोरियल, ठीक है। इधर देखो 5 - 3 2 फैक्टोरियल बचेगा, 2 फैक्टोरियल का मान ये आता है, और ये 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल कट गया, 2 से ये गया, तो ये आ गया 10, ठीक है। 10 होंगे जिनसे अपने को 5 में से 3 लेने के बाद बनेगा। अगला देखो 5 में से 4 लेने के बाद, अब ये देखो कम से कम बोल दिया, तो इसका मतलब समझिए मैक्सिमम कहाँ तक जा सकते हैं? यहीं तक जा सकता है। फिर अगला देखो 5 फैक्टोरियल, 5 में 4 घटाओगे तो डायरेक्ट मैं कर रहा हूँ, 1 फैक्टोरियल बचेगा, तो 1 फैक्टोरियल माने 1 ही होता है, और इधर 4 का 4 फैक्टोरियल, तो ये 5 × 4 फैक्टोरियल अपन 4 फैक्टोरियल कैंसिल, तो ये कितना बच गया? 5, ठीक है। अब आगे देखो 5 में से 5 का चुनने का तरीका, तो 5 फैक्टोरियल, ठीक है, तो यहाँ 5 - 5 0 0 0 फैक्टोरियल का मान भी 1 ही होता है, याद रखना ये चीज़, ठीक है। तो इधर 5 का 5 फैक्टोरियल, 5 का 5 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हुआ, तो कितना आ गया? ये 1 आ गया। तो टोटल कितने हो गए? 10 5 15 15 1 16। ये आ गया आपका कॉम्बिनेशन वाले तरीके से, मेथड से आंसर। मान लो कि आप इस तरीके से नहीं आता, तो ध्यान से देखो, ध्यान से। अब वो वाला मैनुअल तरीका थोड़ा टाइम लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं फिर बता रहा हूँ इस एग्जाम को 27 क्वेश्चन ही चाहिए अपने को, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लो कॉम्बिनेशन तरीका नहीं लगा, पर मेरा मानना है कि लग सकता है आराम से, अगर लगाओगे तो कोई दिक्कत नहीं। अब ठीक है, फिर भी मान लो नहीं आ रहा अपने को, अब ध्यान से देखना, ये मैं इनको ना नाम दे रहा हूँ, ठीक है। मैंने इसका नाम दिया ए, इसको नाम दिया बी, इसको सी, इसको डी, इसको ई। अब ध्यान से समझना, मुझे 3 नोट लेके बनाने हैं। अब ध्यान से देखना, मैंने पहला बना लिया ABC। मैं पहले ए को फिक्स कर रहा हूँ, और जो है इसके आगे जो भी चेंज होने की पॉसिबिलिटी है वो चेंज करते जाऊँगा। अब मैं देखो ए के साथ अब जैसे ABC लिया, मान लो मैं पहले इन दोनों को फिक्स कर लेता हूँ। AB में AB के साथ अब क्या ले सकता हूँ? D ले सकता हूँ। AB के साथ में क्या ले सकता हूँ? E ले सकता हूँ, ठीक है। ये बन गए 3 केस। अब आगे देखो, फिर मैंने A को लिया और अब C को मैंने फिक्स कर दिया, ठीक है। ध्यान से समझना। अब देखो, अब ये वापस से B मत, पीछे मत, कभी भी मत जाना, आगे बढ़ो, ACD, ठीक है। एक पॉसिबिलिटी ये बन गई कि मैं AC और D बना लूँगा, क्योंकि ध्यान देखना, जब ये 50 100 और 200 मान लो को राशि बनी, कितना बन गया? 250 350 बन गया। अब वापस से तुम अगर B ले लोगे तो वापस से तो वही राशि बनेगी ना, अलग तो राशि बनने से रही। तो ऑटोमेटिक अपने को पता लग गया कि देखो A से जो बनने, अगर A से अपन शुरू लेके बनते हैं तो कितनी बनी है? ये 1 2 3 4 बनी है, ठीक है। अब देखो, अब B को लेको देखो, B को शुरू करो, ठीक है, पीछे मत जाना, अब आगे बढ़ो, ठीक है। B C और D, ठीक है, B C D, ठीक है। तो इससे ये बनी अपने पास, रुक जाओ, यहाँ पे कुछ और बन सकता है क्या? ACB, हाँ नहीं, और भी बनेगा ना। देखो AC, अब इसके साथ में क्या D तो ले लिया था, ACE, हाँ ACE भी तो बनेगा, हाँ ठीक है, ACE बनेगा। और क्या बन सकता है? AC, इसके अलावा ADC, हाँ ADC, हाँ वही गलती हो रही थी ना, यहाँ पे रुक जाओ, अपन भी पहले भी रुक जाओ, अब रुक जाओ। अब देखो A को और D को फिक्स किया तो ADE बन जाएगी, ठीक है, और इसके अलावा और कुछ नहीं बनेगी, ठीक है। तो इससे देखो A से कितने बन गए? 1 2 3 4 5 6 बन गए। अब देखो B से देखना, B, पहले B और C को लो साथ में, तो D आ जाएगा, BCE बन गया, ठीक है। अब लो तुम B D और E, ठीक है, तो ये बन गया अपने पास 3 केस इसके बन गए। अब देखो, तो ये देखो A से तो कितने बने थे अपने पास? 6 बने थे, इससे बन गया अपने पास 3,
ठीक है, ध्यान से देखना। अब अगला देखो, अगला मैं अब देखो बी सी ले लिया अपन, अब अगला क्या बचा, ओनली अब ले सकते हैं सी डी ई, तो इससे बनेगा एक ही, एक बन गया, तो ये टोटल कितने हो गए 10, ठीक है, याद रखना। अब आगे देखो, ये तो जब है 3 नोट लेके चल रहे हैं, अब अगला अब 4 नोट लेके चलेंगे। ध्यान से देखना, अब जब परमुटेशन कॉम्बिनेशन निकाले थे तब भी 10 ही आए थे, अब देखो 4 लेके चलेंगे। बहुत ईजी क्वेश्चन है, आप ऐसे को जरूरी नहीं परमुटेशन कॉम्बिनेशन से करो, तो मैं दोनों मेथड से करके बता रहा हूँ, ठीक है। अब 4 लो, ठीक है, 4 लो ए बी सी, अब इसमें आपको 3 फिक्स करना पड़ेगा, तो ए बी सी डी बना एक, ठीक है। अगला देखो, अगला बन जाएगा ए बी सी ई बन जाएगा, ठीक है, 2 ऑप्शन बना, ठीक है, इसके अलावा और कोई बनेगा नहीं इसमें, ठीक है। फिर अगला देखो बी सी डी ई जो है ये बना, ठीक है, और कुछ तो रुक जाओ, बी सी मान लो तीनों फिक्स किए थे, डी यहाँ पे, अगर मान लो कि अपन 2 को फिक्स करें सी डी और एक सी ई, ये बन गया था। मान लो कि ए बी फिक्स करते सी डी और सी ई हो गया, और एक जो बन सकता था ए बी, ध्यान से देखना, ए बी और डी ई, ठीक है, ये भी तो बन सकता है ना, देखो ध्यान से समझो, ए बी सी डी बना एक, ठीक है, ए बी सी डी बना, 4 का बनाना है, ए बी सी ई मैंने बना दिया, एक बार सी ई ले लिया और एक बार मैंने डी ई ले लिया, ठीक है, 3 ये बन गए। अब देखो बी सी डी ई, ठीक है, बी सी, ठीक है, डी ई, और जो एक और बनेगा इसमें, कहाँ गलती हो रही है अपने से, ए सी ई डी, हाँ, ए सी, रुक जाओ, हाँ ए सी डी, हाँ ये बनेगा, ठीक है। तो जब अपन जैसे देखा यहाँ पे वही अपने करेंगे, पहले बी के साथ लेके बना रहे थे, ये सी के साथ बनाएंगे, ठीक है, और जब ए डी के साथ तो बनेगा नहीं, क्योंकि फिर आगे ई एक ही ऑप्शन बच जाएगा, वो तो बी तो रिपीट करना नहीं, क्योंकि वही सेम के साथ आएगा, हाँ ए सी और डी ई, ठीक है। तो ये देखो ये 5 बन गए, और अब उधर से भी अपने 5 ही बने थे, ठीक है। अब पाँचों को लेके बनाना, तो एक ही बनेगा, तो ऑटोमेटिक अब देखो 10 5 1 16, इससे भी आंसर 16 आ गए। तो अगर देखो फॉर्मूला अगर सीख लेते हो तो ज़्यादा बढ़िया है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन नहीं सीख पा रहे तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे मैनुअली बना लो, पर बात है कि फाइनली क्वेश्चन सोल्व होना चाहिए। ये मतलब बोलते हैं ना, ये न कहने पर कारण, किसी भी तरीके से क्वेश्चन सोल्व होना चाहिए, मेन बात वो है। तो मैंने दोनों मेथड सिखा दिए, ठीक है। अब अगला देखो, अब इसमें देखो इस क्वेश्चन में मैं दोनों मेथड से सिखाऊंगा, ध्यान से देखना। पहले नॉर्मल वाला तरीका करते हैं अपन। यदि शब्द दिल्ली के सभी अक्षरों का प्रयोग करते हुए, तो पहले देखो कितने अक्षर, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 अक्षर हैं, ठीक है, पाँचों के पाँचों अलग अलग है, ठीक है, कोई भी रिपीटेड नहीं है। सभी अक्षरों का प्रयोग करते हुए कितने विभिन्न 5 अक्षरी शब्द जिनका कोई अर्थ ना हो बनाए जा सकते हैं, जबकि प्रत्येक शब्द डी के साथ शुरू होता है और आई के साथ समाप्त होता हो। ध्यान से देखना। तो पहली बात है, देखो 5 अपने पास ये है शब्द है, अब इनको मीनिंगलेस हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक, ध्यान समझना। तो पन इसने कंडीशन दे दी कि डी स्टार्टिंग में रहेगा और आई जो है आखिरी में रहेगा। अब स्वाभाविक सी बात है, मेरे पास कितने ऑप्शन बचे, यहाँ पे देखो ध्यान से देखना, 3 मेरे वर्ड बचे हैं और 3 ही मेरे पास स्थान है। अब ध्यान से समझना एक एक चीज़, यहाँ पे भरने की पॉसिबिलिटी कितनी हो जाए, 3 में, तीनों में से यहाँ पे देखो ई भी भर सकता हूँ, एल भी भर सकता हूँ, एच भी भर सकता हूँ, तो यहाँ पे मेरे पॉसिबिलिटी कितना हो गया 3, ठीक है। आगे देखो, यहाँ पे जब मैं 1 को भर दूंगा तो यहाँ पे फिर कितनी पॉसिबिलिटी बचेगी मेरे पास 2, ठीक है। अब 2 यहाँ पे जब मैं भर दूंगा तो फिर बचेगा क्या 1। तो जब भी अपन इस तरीके से करते हैं तो इनका क्या करते हैं मल्टीप्लिकेशन, तो कितना हो गया 3 दूना 6, आंसर आ गया, ठीक है। हमेशा एक चीज़ याद रखना, जब भी ऐसे मैं बना के बता रहा हूँ, रुक जाओ 1 मिनट, जब भी आना ऐसा रहे, जैसे मान लो कि अगर ये बोल देता कि मान लो 5 फिक्स नहीं करता, मान लो ये डी आई नहीं फिक्स करता, तो बोलता कि कितने अक्षर बन सकते हैं, तो याद रखना 1 2 3 4 5, तो इसका डायरेक्ट आंसर आता 5 फैक्टोरियल। तो 5 फैक्टोरियल का मान कितना 5 4 × 3 × 2 × 1, तो कितना होता 5 × 20, ठीक है, 20 या 60 60 120, ठीक है, ध्यान से समझना। अब इसने क्या कर दिया है कि यहाँ पे 2 फिक्स कर दिया है, तो 2 फिक्स कर दिया, तो अब कितने स्थान बचे अपने पास 3, तो ये कितना डायरेक्ट कितना आएगा 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल का मान कितना होगा 6। एक तरीका तो ये है। अब देखो दूसरा तरीका, जब देखो मान लो कि 5, मान लो कि बोल देता है कि पाँचों को पाँचों, तो देखो यहाँ पे 5 ही शब्द है अपने पास, 5 में से अपने को सब देखो 5 शब्द है, यहाँ पे लेने की प्रोबेबिलिटी कितने हो जाएगी 5 शब्द है। जब 1 बढ़ जाएगा तो यहाँ पे कितने बचेंगे 4, फिर 4 में 1 बढ़ जाएगा तो यहाँ पे कितना बचेगा 3, फिर यहाँ पे कितने बचेंगे 2 × 1। तो नॉर्मल तरीका यही होता है, ठीक है, निकालने का। अब मैं इसको बताता हूँ नॉर्मल तरीके से। मान लो कि आप नहीं लगा पा रहे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, तब इसको क्वेश्चन कैसे करोगे, ध्यान देखना। तो डी और आई तो फिक्स है अपने पास, बच्चे यहाँ पे 3,
तो मैंने पहले क्या किया, ई को ई से स्टार्ट करके ई एल एच भर लिया, ठीक है। आगे देखो, फिर मैंने ई को फिर रखा, एच और एल में चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। अब ये देखो ई से बने 2, अब वापस से देखो डी मैं एल से शुरू कर रहा हूँ, एच ई आई, अब ध्यान से देखना डी एल, अब ये इधर इंटरचेंज हो जाएगा, ठीक है। 4 बन गए। अब आगे देखो डी, अब मैं एच से शुरू करूँगा, एच एल ई आई, डी एच ई एल आई, बस हो गया कॉम्बिनेशन 6। इसके अलावा और कोई नहीं बनेगा। तो इस तरीके से भी आंसर निकाल सकते हो। और परमुटेशन कॉम्बिनेशन का आइडिया रखो तो बहुत फास्ट क्वेश्चन होते हैं। और ये एग्जाम जो बोल रहे हो कि आप लेंदी हो, तो इसलिए लेंदी है कि आपको आइडिया नहीं है। अगर आप ऐसे मैन्युअली जाओगे, देखो पास हो जाओगे इस एग्जाम। फिर मैं बार बता रहा हूँ, टॉप नहीं करना है, ये चीज़ हमेशा याद रखो, टॉप नहीं करना अपने को, कट ऑफ पार करनी है, ठीक है। अब आगे देखो, ये थोड़ा मिश्रण वाला क्वेश्चन है, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन जो है टफ लेवल का है, ठीक है, अच्छा खासा क्वेश्चन है, ठीक है। अब ध्यान देखना, एक बोतल में द्रव की, अब देखो इसको रेशियो से करोगे ना तो बहुत फास्ट आंसर आता है, ठीक है। ध्यान से देखना, द्रव में इसमें ए है जिसमें जो है 20 लीटर द्रव है, ठीक है, कोई भी है, इससे एक ही द्रव एक ही 4 लीटर यात्रा बाहर निकाल दी जाती है। अब देखो 4 यहाँ से निकाल दिया, ध्यान समझना, मतलब इसमें देखो ना 2 कंडीशन लेनी पड़ती है। मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा, ध्यान देगा, जो मतलब वैल्यू चेंज नहीं होती ना, उसको रेशियो को लेके उससे फट से बन जाता है क्वेश्चन, ठीक है। चलो ठीक है, देखते हैं, ट्राई करते हैं। ए है और यहाँ पे बी है, तो द्रव एक में 20 लीटर है, ठीक है, 20 लीटर है। इसमें से एक को 4 लीटर मात्रा बाहर निकाल दी जाती है, और द्रव भी उतनी मात्रा वापस डाल दी जाती है, और द्रव बी की उतनी ही मात्रा वापस डाल दी जाती है। ध्यान से देखना, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे प्योर 20 मान लो लीटर ए था, अब यहाँ पे ए 4 लीटर निकाल दिया बाहर, 4 निकाल दिया तो 16 बचा। अब इसमें से क्या होगा, बी का जो है 4 लीटर इसमें डाल दिया गया, ठीक है, तो ये अभी मिक्सर बन गया है, ठीक है। ध्यान से समझना, आगे देखें क्या बोला है, फिर से मिश्रण की 4 लीटर मात्रा बाहर निकाल दी जाती है, और द्रव बी की उतनी मात्रा वापस डाल दी जाती है। अब फिर वापस से क्या करें, ये 20 जो बना है, अब ये क्या मिक्सर हो जाएगा, अब मिक्सर में से वापस से क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये फिर से 16 हो जाएगा मान लो, ठीक है। और फिर से वापस बोला कि इसमें 4 लीटर जो है बी का फिर से डाल दिया गया। अंतिम मिश्रण में द्रव की ए की मात्रा और द्रव बी की मात्रा से अनुपात क्या होगा, ठीक है। अब देखो एक चीज़ देखोगे तो यहाँ पे बी का अपने को तो इंग्लिश में पढ़ो एक बार। ए बॉटल कंटेन्स 20 लीटर ऑफ लिक्विड ए, 4 लीटर्स ऑफ लिक्विड ए टेकन आउट ऑफ इट एंड रिप्लेस बाय द सेम क्वांटिटी ऑफ लिक्विड बी। Again 4 liters of the mixture is taken out and replaced by the same quantity of liquid B. What is the ratio of quantity of liquid A to liquid B in the final mixer? अब देखो, ठीक है, देखो ध्यान देखना, ठीक है। अभी देखो इसका एक फॉर्मूला भी है, ठीक है। इसका फॉर्मूला ये होता है कि जैसे दरों की अंतिम मिश्रण में अपने को कितनी है, ध्यान से देखना, तो एक बार फॉर्मूला से देखते हैं, फिर एक बार नॉर्मल भी करेंगे। अंतिम मिश्रण में एक की कितनी मात्रा है ये पूछ रहा है ना अपने उसको, ठीक, ध्यान देखना। तो इसका फॉर्मूला होता है, प्रारंभिक इनिशियल जो है उसकी कितनी तो दरों की मात्रा थी, ए में कितनी दरों की मात्रा थी, इंटू 1 माइनस निकाली गई दरों की मात्रा, कितनी उसने निकाली है दरों की मात्रा, ठीक है, और कुल दरों की मात्रा, ठीक है। और यहाँ पे आता है एन, मतलब एन बराबर, इसका मतलब होता है, एन का मतलब होता है कितनी बार निकाला गया। तो यहाँ पे कितनी बार ये प्रोसेस हुआ, 2 बार प्रोसेस हुआ है, ध्यान समझना। इनिशियल वैल्यू कितनी है 20, ठीक है, एक कितनी निकाली गई है 4, ठीक है, कितने में से निकाली गई है 20 में से, ठीक है, और ये पावर 2, क्योंकि 2 बार ऐसी प्रोसेस हुआ, ध्यान देखना। 20 इंटू, तो ये 20 इधर करेगा 16/20 इंटू 16/20, ठीक है, 20 से 20 कैंसिल आउट। अभी देखो 4 चौका 16, 4 पंजे 20, ठीक है। अब तो ये कितना, तो ये हो जाएगा 16 चौका 64, 64/5 लीटर, ठीक है। तो ये अपने पास एक ही वो मात्रा आ गई जो बची हुई थी, अंतिम मिश्रण में एक ही मात्रा आ गई, ध्यान से समझना। तो ये 64/5 लीटर आई है, ठीक है। अब स्वाभाविक सी बात है, तो बी में बी की कितनी मात्रा होगी, ध्यान से समझना, बी की मात्रा कितनी होगी, स्वाभाविक सी बात है, जो इसका जितना कम हुआ है, ठीक है, जितना इसका कम हुआ है, तो 20 में से 20 में से कितना कम हुआ है 64/5,
उतना ही तो मिलाया गया ना। देखो यहाँ से देखो, जैसे 4 यहाँ पे कम हुआ, फिर 4 वापस से बी का मिला दी, 4 फिर से कम हुआ, 4 मिला दी। तो ये जो मिलाया हुआ पार्ट है, अगर अपन 20 में से जो निकला हुआ पार्ट है उसको घटा देंगे तो ऑटोमेटिक वो आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, 100 माइनस 64/5। तो 100 माइनस 64 कितना आ जाएगा, 36/5। 36/5 आ गया। दोनों का रेशियो पूछ रहा है, तो ए अनुपात बी का रेशियो। तो ये ए के कितनी वैल्यू है, 64/5। ये इधर कितना है, 36/5। 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ये देखो काट लो, किसे कटेगा, 64 36 है ना, इसको काट, 4 से कट जाएगा। 4, हाँ 4 कम 4 2 16 और 4 नाम 36, तो 16/9 आंसर आ गया। 16 सर ये फॉर्मूले से सही है, फॉर्मूले से सीधा निकल के आ रहा है बिना कोई टेंशन। हाँ वो ऐसा कोई रेशियो मेथड भी है इसमें, एक रेशियो मेथड भी लगता है, 2 मेथड है इसके। चलो ठीक है, वो वाला भी देखते, रुक जाओ 1 मिनट। बने अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि है ना, देखो याद करो पूरे 2011 से करते हैं, ऐसा कभी क्वेश्चन आया नहीं है, ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, देखो रेशियो मेथड देखना, ये पहले भी आया है सर और आगे भी है ये वाला मेथड, एकदम तो यही क्वेश्चन है। आगे कब आया है, आगे होगी तब पता चलेगा सर। ठीक है बेटा, देखो रेशियो मेथड से देखना, ध्यान से समझना, रेशियो मेथड भी है। देखो ध्यान देखना, जैसे मान लो कि ए स्टार्टिंग में 20 था, ध्यान समझना, इसमें से 4 निकाल दिया गया तो कितना बचा, 16, ठीक है। फिर इसमें वापस से बी की जो मात्रा है वो ऐड कर देगी, ठीक है, बी की मात्रा ऐड कर देगी। अब इस मिक्सर में से, ध्यान से समझना, इस मिक्सर में से इसमें से 4 निकाला गया, ठीक है, 4 मात्रा निकाली गई। अब ध्यान से समझना, अब ये कितना, इसका कितना आएगा, ये मान लो ये ए का है, ये बी का है, अब ये कितना निकलेगा। अब ये 4 क्वांटिटी है, तो 4 क्वांटिटी मान लो निकल रहा है, तो देखो ध्यान समझना, ये 4 निकला है, ठीक है। अब इसको अपन जो है, मान लो कि इसका मान चाहिए अपने को, तो अपन इसको कैसे निकालेंगे, ध्यान समझना थोड़ा। मतलब 4 है, ये मान लो यार इन दोनों का रेशियो, हाँ इसका रेशियो कितना हुआ, 4:1 हुआ, ठीक है। अब ये देखो, इसको अपने को मान लो 4 का मान चाहिए, तो 4 का मान चाहिए तो 5, ठीक है, 5 मतलब टोटल अनुपात है, टोटल ये दिया है, तो ये देखो अब 16/5 हो जाएगा। 16/5 हो गया तो कितना गया, 5 या 15, ठीक है, और 10, 3.2 है, यहाँ से निकलेगा 3.2 यहाँ से निकलेगा, तो इसमें से 16 में से 3.2 घटाओ, 3.2 घटाओगे तो कितना हो गया, यहाँ पे 0.8, 15 में से 3 घटाएगा तो कितना बचेगा, 12.8। तो ए का तो आ गया 12.8, ध्यान से समझना, उल्टा देखो ये ज़्यादा इजी पड़ेगा, ठीक है। अब बी का देखो, बी का 4 में से 1/5 इसका मान, मतलब 4/5, 4/5 कितना हुआ, 4/5 निकालो 0.8, तो ये बी की वैल्यू जो है, बी की कितनी आई, 0.8, ठीक है। पर याद रखो, यहाँ से जो बी के निकली थी 0.8 निकला है, परंतु बी टोटल कितना हो गया था, 4 + 4 जोड़ा था तो 8 में से 0.8 घटा दोगे कितना बचेगा, 7.2। तो ये फाइनल है। अब दोनों को सॉल्व कर लो, ठीक है, इसको देखो दशमलव घटाओगे तो यहाँ 10 आएगा, तो ऑटोमेटिक कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इसको काटो, किससे कट जाएगा, 4 से कट रहा है, 4 × 12, 4 दूना 8, ठीक है, इसको काटो, 4 × 4 3, 4 × 8 32। आगे देखो, फिर इसको काटो, 2 से काटो 16 और इसको काटो 9, आंसर आ गया 16:9। तो ये मेथड भी सीखना चाहिए, ठीक है, समझ में आया ना। मतलब मेन यहाँ ये चीज़ यही है कि जब देखो ये मिक्सर में से निकलेगा 4, अब जब 4 निकला तो ये अपने सोचना पड़ेगा ए की कितनी मात्रा निकली और बी की कितनी निकली, बस यही कॉन्सेप्ट था। दोनों मेथड में सिखा दिया हूँ, दोनों से आप अप्लाई करके निकाल सकते हैं। सर जो फॉर्मूला वाला था उसमें इस वाले क्वेश्चन में तो 4 लीटर ही निकाल रहा है वो बार बार, और कई क्वेश्चन में 4 से ज्यादा, मतलब अलग अलग डिजिट भी तो हो सकती है ना, तो उस कंडीशन में यही फॉर्मूला लगेगा कि दूसरा लगेगा।
इसके कंडीशन 20 में लीटर में से निकाले एक बार उसने निकाला 5 नहीं मीटर, तो फिर वही दूसरी फिर बार बात वो हो जाएगी। जैसे मान ध्यान देखना 20 इंटू 1 माइनस मान लो पहली बार में निकाला 4, ठीक है, टोटल 20 में से अगर मान लो फिर अगली बार निकाला 5 तो 1 माइनस 5 बटा 20, बात तो वही है ना। तो अलग अलग रेशियो आ जाएगा, उसमें क्या दिक्कत है, अलग ले लेना, उसमें क्या इशू। ठीक है, अब अगला देखो। अब देखो ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा ना, 70 वाला क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन नहीं है, मतलब है इसमें अरे इसमें कॉन्सेप्ट है, वो यूपीएससी पूछता है। ठीक है, चलो कोई नहीं, आगे देखो, पर ऑप्शन मेथड से जल्दी हो जाता है वो। ठीक है, आगे देखो। एक बल्लेबाज को उसकी 50वीं पारी के बाद औसत स्कोर इतना था। अब ध्यान से समझना, 50 पारियों को दिया है, औसत स्कोर दिया है 46.4, तो ये x1 प्लस x 50 तक करके 46.4 इंटू 50, तो ये टोटल अपनी स्कोर आ जाएगा। आगे देखो, तो ये कर लो ना, तो ये 0.0 हट जाएगा, तो ये 0 से ऑटोमेटिक कैंसिल। 5 चौका 20, 2 5 से 30, 32, 3 5 चौका 20, 23, 2320 आ गया, 50 पारी में रन बनाएगी। 60 पारी के बाद उसका औसत स्कोर 2.6 बढ़ जाता है, 2.6 बढ़ गया मतलब 46.4 में 2.6 और बढ़ा दो, तो ये कितना 10 ऐसी लगी 1 7 8 9, ये हो गया 49। ठीक है, तो 49 इंटू 60, 0 6 9 54 5 6 6 24 24 5 29। पिछले 10 पारे का औसत स्कोर क्या था, घटा दो, ठीक है, 29 40 में से, क्योंकि घटाओगे तो वही 10 पारे का स्कोर ही बचेगा। 23 20 घटाया कितना है 0 2, यहाँ पे कितना बचा 6। अभी 10 पारे का औसत पूछ रहा है, 10 से डिवाइडेड कर दो, 62 आ गया। 1 सेकेंड का आंसर है, ये गलती मत करना, ठीक है। अब देखो मैंने ऐसे मैनुअली मैं ऐसे बता दिया, अब देखो इसको चाहो ना तो इसको देखो बहुत एक इजी भी तरीका, फट से मतलब कुछ ही करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो ध्यान से देखना, जैसे मान लो कि 50 पारियों को बोल दिया कि इतना है, ठीक है, और 60वीं पारी के बाद उसका औसत स्कोर इतना बढ़ जाता है, ठीक है। तो मान लो कि ये देखो ध्यान देखना, ये 46.4 था, और जब इसमें अपन जोड़ेंगे तो कितना हो रहा था 49 हो गया था, ठीक है, औसत स्कोर 49 स्कोर हो गया। अब ध्यान से समझना, ये 46.4 से मतलब यहाँ पे बढ़ने के लिए कितना बढ़ा है, ये 2.6 बढ़ा है, ठीक है, 2.6 बढ़ा है, और ये 10 पारियों में बढ़ा है, मतलब ये 10 पारियों का औसत है, ठीक है, 2.6। तो इसको 10, तो एक तरीका है जिसे फट से आंसर भी आ जाता है, नहीं तो वो मैनुअल तरीका तो है ही। रुको सोचो, कुछ है एक, 2.6 बड़ा है ना, ये 2.6 बड़ा है 10 का, अरे 10 का अपने को पूछ रहा है, नहीं ठीक है छोड़ो, वही है, माइंड में एक दो बता दूंगा, पर है उससे भी इतना भी करने की जरूरत नहीं पड़ती, इतना कैलकुलेशन गुणा भाग करने पर मैं 12 बता रहा हूँ करके, उससे भी 1 मिनट भी नहीं लग रहा, तो कर ही लेना, ज़्यादा फालतू में इधर इतना वो करने की ज़रूरत नहीं है। और एक तरीका है, उसे डायरेक्ट भी निकल जाता है, क्योंकि जब 50 पारी का इतना है, 60 का इतना है, तो अपन ध्यान से समझो, उसमें से अपन ने क्या किया, माइनस किया, और फिर उसमें से माइनस करने के बाद में अपन ने 10 से डिवाइडेड किया, वैसे आया ना आंसर। तो वही चीज़ सोचो कि 46.4 था, अगर मैं 46.50 उधर बढ़ा, 50 और 60 उसको मल्टीप्लाई करने के बाद ऐसे माइनस करके अपन निकाल रहे थे ना। चलो छोड़ो, ठीक है, रहने है, परंतु उसका कुछ लॉजिक है ऐसे, ठीक है, छोड़ो परंतु। अभी देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना, इजी क्वेश्चन नहीं है ये, ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है। अब ध्यान देखना, ये ऑप्शन मेथड से इजीली हो जाएगा, पर ऐसे मुश्किल है, ऐसे इसके लिए कि वो मेथड है, पर छोड़ो। चावल के प्रति किलो मूल्य में 25% की वृद्धि के परिणाम स्वरूप, अब ध्यान से देखना, अब देखो मैं इसको ऑप्शन मेथड से करूँगा, और मैं फिर बता रहा हूँ ऑप्शन मेथड इज़ बेस्ट ऑप्शन इसके लिए बेस्ट ऑप्शन ऑप्शन मेथड ही है, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। तो मैंने ऑप्शन मेथड जब भी यूज़ करने को बोला, तो मैं क्या बोला कि 20 से शुरू करना, तो मैंने बी को ही लिया, मैंने ले लिया 40, ठीक है। ये बोला चावल का प्रति किलो पारमी मूल्य क्या था, यही पूछ रहा, मैंने मान लिया कि चावल का पारमी मूल्य था 40 रुपये। अभी क्या बोला, चावल के प्रति किलो मूल्य में 25% की वृद्धि की दर के परिणाम स्वरूप, अब ये 25% की वृद्धि हो गई प्रति किलो में, तो मैंने माना कि 25% की वृद्धि होगी, तो चाहो तो डायरेक्ट 125 का मान निकाल लो, 125 का मान निकालोगे डायरेक्ट, तो ये आ जाएगा 2, और ये हो जाएगा 5, 5 से काटोगे, 5 दूना 10 और 5 25, ठीक है, 25 दूना 50। अब ध्यान से समझना, अब चावल का जो मूल्य हो गया 50 रुपये,
अब आगे क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति जो है 1200 में 6 किलो कम चावल खरीद पाता है। अब ध्यान से देखना, पहले वो 1200 रुपये में कितना चावल खरीदेगा, पर किलो का हिसाब से अपने लिया था 40, ध्यान से समझना। तो ये गया कितना खरीद पा रहा था, 30 केजी खरीद पा रहा था। अब जब वही 1200 रुपये में खरीदेगा 50 रुपये के हिसाब से, तो कितना कम आएगा, ध्यान देखना, 5 दूना 10, 24 केजी। अब देखो एकदम सही बात आ गई, 6 किलो कम खरीद रहा है, फट से आंसर आ गया। मैं फिर 12 बता रहा हूँ, इसका दूसरा मेथड नहीं है, ऑप्शन मेथड इज बेस्ट ऑप्शन, ठीक है। तो ये चीज़ रखना, इसमें ऑप्शन मेथड ही यूज करना। वो एक है, सिखाए थे सर, मैं तो पर मैं रिकमेंड ही नहीं करूँगा, क्योंकि वो समझ में नहीं पाओगे। ये हर एक क्वेश्चन के लिए अलग अलग तरीका मत अपनाओ, इसका सबसे बेस्ट ऑप्शन है ऑप्शन मेथड। अब ठीक है, अब ये तो बोल दी सर आप, तो इसे चेक कर लिए, ठीक है। ये क्या हो रहा है बार बार, क्यों? हेलो, एक मिनट रुको, एक मिनट, चलो ठीक है, आप आगे बढ़ो, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, इसके लिए ऑप्शन मेथड यूज करना। मान लो कि अपन दूसरा कोई यूज करके देख लेते हैं, मान लो मैंने तो बी डायरेक्ट यूज कर लिया, अब मान लो कि मैं सी यूज करके देख लेता हूँ, ध्यान से देखना। तो मान लो स्टार्टिंग में 50 था, इसका 125 बढ़ाओ, ठीक है, 125 बढ़ा दिए गया, 5 दूना 10। अभी देखो ये दशमलव में आ रहा है, तो ये ऑटोमेटिक ऐसे नहीं होगा, तो ये तो ऐसे काट दो, ठीक है। मान लो 60 लिया मैंने, क्यों 60 दशमलव लोगे फिर वो चीज़ें होगी ऐसे, वो नहीं बैठेगा हिसाब, ठीक है। 60 मान लो मैंने लिया, 60 का 125 बढ़ाओ, ठीक है, 125 गया तो ये 0 0 गया। अभी देखो यहाँ पे 3 गया, यहाँ 5 आया, 5 दूना 10, 55 25 75। अब देखो ध्यान देखना, पहले 60 रुपये था, फिर 75 रुपये हो गया, अब 60 रुपये गए। देखो 1200 रुपये कितना किलो आ रहा था, पहले आ रहा था 20 केजी। अब देखो 1200 रुपये में 75 रुपये केजी के हिसाब से कितना आएगा, 25 के 75, और यहाँ पे 25 का 100, 48, अभी देखो 16। अभी देखो ये 4 केजी कम हो रहा है, पर रियलिटी में कितना कम होना चाहिए, 6। तो इसमें ऑप्शन मेथड ही सबसे बढ़िया तरीका है। समझ में आ गया? तो इस क्वेश्चन को ऑप्शन से करना। मैं फिर बता रहा हूँ, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो ऑप्शन मेथड से करने चाहिए, नहीं तो ऐसे बहुत डिफिकल्ट पड़ जाते हैं वो। अब इस क्वेश्चन में मैं फिर बता रहा हूँ, कोई लॉजिक नहीं है और कोई मेथड नहीं है इस क्वेश्चन को करने का। वो कहीं से उठा के ले आते हैं, एक अलग बात है, उसको मतलब नहीं है, उसका फ़ायदा नहीं है, ठीक है। बहुत अच्छे क्वेश्चन मैं फिर बता रहा हूँ, इस पेपर के बहुत अच्छे क्वेश्चन है। अब देखो ये वाला जो बंदर वाला क्वेश्चन आएगा, ठीक है, तो ये याद करो, मेंढक वाला क्वेश्चन है, जो बंदर वाला क्वेश्चन है वही सेम क्वेश्चन है जो मैंने करवाया था पहले। अब याद करो, इस टाइप का क्वेश्चन अपन कितनी बार कर चुके हैं, 2011 से लेके कितनी बार कर चुके हैं, भाई कितना परसेंटेज काम हुआ क्या है, उसी तरीके का। अब ध्यान से समझना, एक व्यक्ति है एक्स किसी कार्य को 20% 8 दिनों में पूरा कर सकता है। एक व्यक्ति एक्स किसी कार्य का 20% 8 दिनों में पूरा कर, ध्यान समझना, कोई कार्य है, ठीक है, उसका 20% 8 दिनों में कर सकता है। तो ध्यान देखना, मैंने क्या बोला था, 20% किसका वैल्यू है, 8 का, तो 100% का अपने को वैल्यू चाहिए, ठीक है। गलत बना रहे हैं क्या क्वेश्चन, अपने को दिन आ जाएंगे ना, 8 दिनों में पूरा कर सकता है, और दूसरा व्यक्ति भाई उसी कार्य को 25% 6 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि दोनों साथ साथ काम करते तो उस कार्य 40% कितने दिनों में काम पूरा हो जाएगा। सर पहले 1% निकालिएगा तो आएगा ना। तो वैसा भी किया जा सकता है, जैसे जब 8 दिन ये समय कार्य वाला क्वेश्चन है ये। अरे नहीं सुनो इधर देखो ध्यान से, 8 दिन में अगर वो 20% काम कर रहा है, ठीक है, तो एक दिन में कितना करेगा, 20/8, ठीक है। अब अपने को चाहिए 100 दिन, मतलब वो 100% काम कितने, तो मेरा मानना है कि इसको ऐसे करो, 20%, मतलब 20% काम करने में लगा रहा हो 8 दिन, ठीक है, क्योंकि पहले वो निकालो फिर उससे हो जाएगा आराम से, ठीक है, टोटल डे निकाल लो। तो 1% काम करने में लग रहा है उसको 8/20, तो 100% काम करने के लिए उसको मतलब टोटल डे कितने लगेंगे, तो 20 पंजे 100, 5 8 पंजे 40, ठीक है। तो इसको 40 दिन लगेंगे। अगर वही एक्स व्यक्ति अगर इसको कार्य करता है, ध्यान से समझना, एक्स व्यक्ति अगर इसको सारा काम अकेला करता है तो 40 दिन उसको लगेंगे। वैसे ही सेम कार्य इसके लिए वाई के लिए निकाल लो। वाई देखो 1% काम करने के लिए तो वही 6/25 × 100, ठीक है, तो 25 चौका 100, 6 चौका 24। अब ध्यान देखना,
y को लग रहा है 24 दिन और x को लग रहा है 40 दिन, ठीक है। अब देखो ये चीज़ आ गई। अब देखो दोनों मिलके कार्य का 40% कितने दिनों में पूरा करेंगे। अब दोनों मिलके काम करेंगे, ठीक है। तो इसका एक दिन का जो है, एक दिन का एफिशिएंसी निकालो अब यहाँ से, और उन दोनों को जोड़ दोगे ना तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। फिर वो 40 से मल्टीप्लाई कर दो, एक तो वो तरीका है। अब देखो एक तरीका ये कर लो आप कि देखो ध्यान देखना, 8 दिन में कर रहा हूँ 20% काम, ठीक है। तो एक दिन में कितना करेगा 20/8, ठीक है। तो 20/8 करोगे तो चाहो तो 20/8 ही रखो इसको, या तो फिर कर लो कैलकुलेशन कर लोगे इसको, इतना 10/4 आ जाएगा ये, फिर वो 5/2 आ गया। 5/2% कर रहा है एक दिन में, ठीक है। तो आगे देखो ये जो है ये कितना दिन करेगा 25/6 करेगा, ठीक है। तो ये तो कटेगा नहीं, तो अब इन दोनों को जोड़ लो, 5/2 प्लस 25/6, ठीक है। इसको अगर जोड़ोगे 6, ठीक है, 3 गया 15, 15 ये 40 आ गया। अब ये 40% काम, 40% काम कितने दिनों में करेंगे। कुछ तो गलती हो गया, सही है सही है सही है सही है, रुक जाओ, ठीक है। अब ये अपने पास क्या आया, एक दिन में वो दोनों मिलके कितना काम करेंगे वो इतना आ गया है, ठीक है। एक दिन में उतना काम करेंगे, ये इसका आया ना, अपन यहाँ पे एक दिन का निकाल रहे थे ना, ये 25/6 ये आया, ठीक है। तो एक दिन में ये लोग करेंगे इतना काम, ठीक है। अब ध्यान से समझना, तो ये अपने को पूछा कितने दिन में वो 40% काम करेंगे। तो ये एक दिन का काम है दोनों को मिला के 40/6, ठीक है, 40/6 है। और अपने जो पूछ रहा है कि 40% काम, ये देखो ये परसेंटेज में वैल्यू है, ध्यान से बना, ये परसेंटेज में वो 40/6 कर रहे हैं और ये एक डे का काम है, ठीक है। तो अब जो है 40% तो मतलब इसको उल्टा करना पड़ेगा ना अपने को, तो ये हो जाएगा 6/40, और ये 40% का मान कितने दिनों में करेंगे, तो 40/40 इंटू 6 डे आंसर आएगा। समझ में आया। समय बराबर दूरी बता चाल से मत सोचो उसको, ये वर्किंग वाला है। समझ में आया रे, क्या बोलो, कुछ तो बोलो। सर रिपीट करो इसे। चलो मैं एक बार दूसरा मेथड से ट्राई करके बताता हूँ तुम लोगों को, पर ये सबसे ठीक है, पर थोड़ा इसमें वो है, कोई ना, दूसरे मेथड से करते, ध्यान से देखना, ठीक है। ध्यान से देखो, सबसे पहले ध्यान से समझना एक चीज़ है ना, देखो एक्स किसी कार्य का 20% कर रहा है 8 दिन में, ठीक है। तो मैं ये निकालूंगा सबसे पहले कि 100% काम कितने दिन में करेगा। अब देखो एक आइडिया तो लगा लो, ध्यान से देखो, 20% काम कर रहा है जब 8 दिन में। अब देखो मैं बहुत अच्छा शानदार मेथड बता रहा हूँ, तो इसको 100% ले जाने के लिए किससे गुणा करना पड़ेगा, 5 से। तो इसको भी अपन गुणा करेंगे 5 से, तो ये आ गया 40। तो ये जो है x जो है किसी कार्य का 100% भाग कितने दिन में करेगा, 40 दिन में करेगा, ठीक है। ध्यान से समझना, ये आ गया। इसके बारे में y का भी ऐसे अपन निकाल लेंगे, ये 25% काम कर रहा है कितने दिन में, 6 दिन में। तो इसको 100% बनाने के लिए किससे गुणा करना पड़ा, 4 से। तो यहाँ पे 100% आ गया, इसको भी अपन किससे गुणा करेंगे, 4 से। तो ये आ जाएगा 24, ठीक है। अब अपन ने दोनों ने ये निकाल लिया, ठीक है। अब इन दोनों का एक दिन का कार्य निकाल लो। एक दिन का देखो, ये 100 दिन का कार्य है, मतलब 100वें दिन में, मतलब 100 दिन में वो कितना काम करेंगे, मतलब 24 दिन में कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो अब इन दोनों की जो है वर्क एफिशिएंसी निकालोगे, तो एक दिन में जो काम करेगा एक्स करेगा 1/40, ठीक है। और जो वाई जो है, वाई जो करेगा 1/24, ठीक है। अब दोनों को इसका ऐड कर लो, ये दोनों को ऐड करोगे तो ये अगर सोल्व करोगे 1/15 आएगा, ठीक है। अगर इसको आप सोल्व करोगे तो इसे 1/15 आ जाएगा। देखो जैसे इधर देखो, 4 से काटो 10, 6 का हो गया। फिर उसको काट लो, कितने बार गया, 5 बार। ये कितनी बार गया, 3। 5 और 3 का एलसीएम कितना है, 15, ठीक है। 5 3 आया ना, 5 3, अब ये 3 5, गलती हो गया क्या, करो तो गलती हुआ है। 1/40 प्लस 1/24 को, एक बार मैं ट्राई करता हूँ सर। नहीं रुको 1 मिनट, 1/24, अगर ऐसे करेगा 40 × 24, ठीक है। इधर आ जाएगा 24 + 40, ये कितना हो गया, 64/40 × 24,
8 8 अंटे 64, 8 पंजे 40, ठीक है, 8 के 24, हाँ तो देखो 1/15 आ गया ना, ठीक है, तो 1/15 आ गया, ठीक है। इन दोनों का ये एक दिन का कार्य है, ठीक है, मतलब नहीं दोनों का मतलब ये एक, रुक जाओ, ये 1/40 देखो 100 दिन में 100% काम करने में उनको लग रहा है 40, ठीक है। तो यहाँ से चाहो तो वो निकाल लो, 1/, उससे भी निकल जाएगा। दोनों का कार्य का जो एफिशिएंसी है ना उसको 1/4 से निकालते हैं, ठीक है। सुनो यहाँ तक समझ में आ गया ना, ठीक है। अब देखो, अब चाहो तो उसको 1 डे उस हिसाब से निकाल सकते हो, 1 डे से, या मान लो कि 1/15 है ना, ये 1/15 दोनों की एफिशिएंसी आई, एक दिन में इतना काम करेंगे, ठीक है, एक दिन में इतना काम करेंगे, 1/15 दिन का आएगा ये, उसका आएगा ये, 1% का मान आएगा ये आएगा एक दिन का काम, दोनों का एक दिन का मिला के काम, क्योंकि 40 दिनों में काम करता है ना ये, तो एक दिन में कितना करेगा, 1/40, और 40 दिन का, हाँ सही है, ठीक है। तो एक दिन का ये काम आया, ध्यान समझना, एक दिन में दोनों मिलके इतना काम करते हैं, ठीक है। और अब ये पूछ रहा है कि 40% जो काम है वो कितने दिनों में करेंगे, ठीक है। तो जब परसेंटेज में अपने को चाहिए तो ये स्वाभाविक सी बात है कि 40%, मेरे समझ में यहाँ पे वही सेम चीज़ हो रहा है कि उल्टा सुल्टा हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। 40%, रुक जाओ, देखो ध्यान देखना, रुको 1 मिनट, 40% है ना, 40% अपने को मान चाहिए, ठीक है, 40% का मान चाहिए ना अपने को, 40% का मान चाहिए, ये तो अपने को है। तो टोटल में से कितने में से, 100% में से, और ये एक दिन का काम है इनका, मतलब 15, 1/15 हो जाएगा। कुछ तो गलती हो रहा, सही है ना। यहाँ से देखो ना, यहाँ से जो है, अब देखो रुक जाओ, जो मतलब क्या होता है ना कि एफिशिएंसी, एक दिन का काम और उसका परसेंटेज जो है वो इन्वर्स रिलेशन होता है उसमें, कार्य की क्षमता जो है में वो काम करते हैं, वाई है 100%। अभी तुम्हारा आवाज अटक रहा, आवाज अटक रहा तुम्हारा, ठीक, ध्यान से देखो ना, यहाँ पे, यहाँ तो सब ठीक है, उनका जो है 100% कार्य करने में एक्स को तो लिख रहे हैं टोटल 40 दिन लग रहे हैं, वाई को जो है 100% कार्य करने के लिए कितना दिन लग रहा है, उसको लग रहा है 24 दिन, ठीक है, 24 दिन लग रहा है। तो अब देखो ध्यान से देखना, अगर इसका अपन एक तरीके से वो करे, इसको 50% करने में कितना दिन लगेगा, 50% करने में 20 दिन लगेंगे, और इसको 50% करने में कितने दिन लगेंगे, 12 दिन लगेंगे। अब इतना देखो, एक मैं ऑप्शन मेथड से बताता हूँ। अब देखो दोनों का इतना तो पता है, अब देखो अब ये 40%, अगर चाहो तो ऐसे भी निकाल सकते हो, 40% काम कितने दिनों में करेंगे, ठीक है। तो ये मान लो कि 100% काम इतने दिनों में कर रहे हैं, तो 24/100 इंटू 40% है, ठीक है, 4 ये कट गया, और 2 ये 5, तो ये कितना 48/5, मतलब मैं ऑप्शन मेथड से बता रहा हूँ, वो जो ऐसे निकल गया वो, ठीक है। पर इसका देखो 5 9 45, इसका मतलब है ये जो वाई है वो तो लगभग 9 दिन में ही कर देगा इसको काम को, अगर वो अकेला करेगा तो 9 पॉइंट कुछ दिन में ही कर देगा 40% हिस्से को। परंतु बी को देखो ध्यान देखना, 40 इंटू 100 अपॉन कितना, 40% मान चाहिए ना, ये गया 0 गया, तो इसको लगेंगे 16 दिन। तो इसका स्वाभाविक बात है मान जो इन दोनों के बीच में ही आएगा, 9 और 16 के बीच में आएगा। नहीं मतलब दोनों मिलके करेंगे तो और ज़्यादा डिक्रीज होगा ना, और ज़्यादा डिक्रीज होगा। अरे छोड़ो, मैं कुछ गलती कर रहा हूँ, मतलब सब कुछ सही जा रहा है, यहाँ तक अपना सही जा रहा है, अब वो ये नहीं बता पा रहे। एक्स 100% काम करता है 40 दिन में, और वाई 100% काम करता है 24 दिन में। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो इसकी एफिशिएंसी निकल जाएगी 120, ठीक है, और 120 इसकी एफिशिएंसी निकल जाएगी, तो
x जो 40 है वो 40 कितने दिनों में करेगी? 3 दिनों में। और 24 कितने दिनों में करेगी? 5 दिनों में। अब x और y को जोड़ देंगे, x और y को जोड़ देंगे तो 8 आ जाएगा। अब निकालना है हम लोगों को टोटल, तो 120 गुना 40/100 48 यूनिट। अब इधर 1 यूनिट निकला था, 3 और 5 को जोड़ा था तब 8। अब 8 को 48 में डिवाइड करेंगे तो 6 आ जाएगा। पर उतना काहे बढ़ा रहे हो उसको लंबा? उतना करने की जरूरत नहीं। सुनो इधर ध्यान से देखो, सुनो, यहाँ तक आ गया था ना अपना, ठीक है। तो ये जो 100% काम करने में लगता है ये 40 दिन ले रहा है, ठीक है। अब ध्यान से समझना, तो एक दिन में इसकी कार्य क्षमता कितनी होगी? 1/40 होगी, x की 1/40 होगी, y की कितनी होगी? 1/24 होगी, ठीक है। अब इन दोनों की ये कार्य वर्क एफिशिएंसी है, वर्क एफिशिएंसी है उनकी एक दिन में कार्य करने की क्षमता। एक दिन दोनों की आएगी 1/15, ठीक है। 1/15 हिस्सा कर रहे हैं ये, ठीक है। अब ये 1/15 कर रहे हैं और अपने को चाहिए 40% का मान। ध्यान से समझना, 40% का मान। अब तो ध्यान से देखना, अब ये जो है 1/15 एफिशिएंसी से करेंगे तो ये 27 बात है। ये जो टोटल है ये 15 जो मान लो कि वर्क एफिशिएंसी जो है उसके जो कार्य मतलब कि अपने दिनों की संख्या चाहिए ना, तो ये 15 जो है कितने के बराबर होगा? ये 100% के बराबर का मान होगा। और अपने को चाहिए, मतलब जब ये देखो ना, मैंने मतलब उस तरीके से निकाला है। तुम बोल रहे हो ना 120 दिन, वो उसी तरीके से आया है ये निकालो वही। अब ये जो है 100% का मान है, अपने को चाहिए 40% करने में कितना दिन लगेंगे उसको। काटो इसको, ये तो कितना गया? 2, ये कितना गया? 5, 5 दिया, ये गया 3, 3 × 2, 6 आंसर। अरे एक बार आना, जो मैंने नोट्स भेजे थे ना इसका, एक बार नोट्स जाके देखना, समझ में आया? यहाँ तक तो आ रहा है सर, एक दिन का काम जहाँ तक चल रहा है ना 1/15 तक। अब सुनो ना, 1/15 आया, ठीक है। अब ध्यान से समझना, एक देखो ये टोटल कार्य है, ये टोटल कार्य है 15वां का। ध्यान से समझो, 15वां का एक दिन में कितना कर रहे हैं? एक हिस्सा कर रहे हैं। समझ में आया ना ये चीज़? अरे मुझे बताओ, ये भी समझ में आ? देखो ध्यान से समझना, जैसे आ गया, ठीक है, ठीक है। अब ध्यान समझो, तो ये टोटल जो कार्य है, मतलब टोटल जो कार्य है मान लो 15 दिन का है, अभी रेशियो में है ना 15 का, तो ये कितने की वैल्यू है? 100% की वैल्यू है ना 15, ठीक है। अपने को कितना का चाहिए? 40% का चाहिए ना भाई। 40% कितने दिनों में होगा? तो काटो इसको 2, यहाँ पे 5 बजे 5 3 कितना आ गया? 6 दिन आया ना। इसलिए मैंने ये कॉन्सेप्ट बताया था उस दिन की, ये टोटल है, ये कितने का मान है और कितने का मान अपने को चाहिए, इसी अनुसार निकालना, फट से आंसर आता है। और अमित जो तुम बता रहे हो सही है, परंतु तो बहुत लंबा मेथड है। क्या है मतलब उतना उसको आगे लेके जाने का? चलो ठीक है, अब आगे देखो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना, ठीक है। ठीक, ध्यान से देखो, एक कार जो है 20 किलोमीटर प्रति औसत चाल से x स्थान से y स्थान तक यात्रा करती है, ठीक है। x से y तक जा रही है, ठीक है। ये v मान लो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और y से x तक, तो अब देखो औसत चाल से जा रही है, एवरेज स्पीड है, और ये यहाँ से आ रही है 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है। फिर x से वो जाती है, x से फिर वो वापस ये जा रही है, इधर जा रही है वापस से। देखो पहली बार गया तब ये इधर से आई है, फिर वापस से गई 3 किलोमीटर पर आवर, फिर वापस से उधर से आ रही है 4 किलोमीटर पर आवर से। औसत चाल से y से x औसत चाल से चलती है, तो संपूर्ण यात्रा के लिए कार की औसत चाल कितनी होगी? तो याद करो, मैंने एक क्वेश्चन बताया था आपको, ठीक है, समय बराबर दूरी बटा चाल वाला, ठीक है। तो याद रखो, इसमें दूरी क्या है? हमेशा कांस्टेंट है, ठीक है। दूरी तो हमेशा कांस्टेंट है ना इसकी। दूरी तो जैसे मान लो आप कुछ भी मान लो, इसमें 12 मान लो या कुछ भी मान लो, तब भी वही सेम चीज़ रहने वाली है, ठीक है। अब आपको क्या करना पड़ेगा? इसके एवरेज स्पीड का, है ना। अब याद करो, मैंने एक फॉर्मूले वाली शीट अगर खोलोगे ना, उसमें है, जब डिस्टेंस सेम रहती है तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है? तो मैं बता रहा हूँ, खोल के एक बार। एवरेज स्पीड, ठीक है, 1 मिनट। जब समय समान हो, समय समान नहीं है ना, अपने पास दूरी समान हो ना, तब एवरेज स्पीड आती है। ध्यान से देखना,
औसत चाल बराबर कुल दूरी बट्टा अपन कुल समय होता है, ठीक है। तो समय तो अपने को दिया है नहीं, एवरेज स्पीड निकालने का फिर तरीका आएगा एक्स और वाई, ठीक है। 2xy इक्वल, ठीक है। ध्यान देखना, जब डिस्टेंस समान होती है ना, डिस्टेंस समान होती है, तब एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है 2xy अपॉन x प्लस वाई, ठीक है। अब ध्यान से देखना, तो पहले अपन इन दोनों के बीच में निकालेंगे, 2 और 1 के बीच में निकालेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 हो जाएगा, तो ये कितना आएगा 4/3 आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद में इन दोनों का निकालेंगे अपन, 4 का और 3 का, 4 और 3 का निकालेंगे, 2 इंटू 4 इंटू 3, और ये कितना हो जाएगा 7, तो ये कितना आ गया 12, 24/7, 24/7, और ये कितना है प्लस 4/3। तो 1 मिनट, एवरेज स्पीड अगर 4 दिया हो तब ऐसे आएगा, अपन तो कब दिया रहता 4 ऐसे, समय समान नहीं है ना यहाँ पे, अपने को डिस्टेंस समान दिया हुआ है। रुको 1 मिनट, रुक जाओ 1 मिनट। अगर इसके अपन निकाले तो इधर कितना आया एवरेज स्पीड। अब देखो ये जो है एवरेज स्पीड जो है ना, इन दोनों की निकाला तो ये कितना आ गया 4/3, तो 4/3 मतलब कितना आया 1.3 के समथिंग ऐसे आया, ठीक है। और इसका निकाला तो 7 या 21, 3 पॉइंट, और फिर 3.4, तो इसकी एवरेज स्पीड किसके, इसकी इन दोनों के बीच में है। तो ये क्या पूछ रहा है, v किलोमीटर पर आवर से कम है, v और 2 किलोमीटर पर आवर के बीच रहती है। यहाँ पे कितने जा रही है, 1 से ज़्यादा जा रही है, 2v और 3 के बीच में। नहीं ये गलत, कुछ ना कुछ तो गलत हुआ है, रुको। या फिर इन दोनों के बीच में अगर जोड़ निकाले 24/7 प्लस 4/3, ये कितना हुआ 21, 3 और 72 प्लस 7 28, ये कितना हो गया 8 10 80 100, 100/21, ये कितना, नहीं ये तो नहीं लग रहा है इसमें, रुको 1 मिनट। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। और आगे रिपीटेड है, रिपीटेड मतलब क्वेश्चन पूछ सकता है, ध्यान से देखना। चलो ठीक है, अपन इसको वैल्यू मान के करते हैं, एक्स और वाई है, ध्यान से देखना। अब ये जो है यहाँ पे कुछ डिस्टेंस है, ठीक है। अब तो इसको डिस्टेंस के चाहो तो आप कुछ मान भी सकते हो, ठीक है। मान लो कि अपन ने मान लिया कि 12 किलोमीटर है, ठीक है। अब 12 किलोमीटर इसलिए मानो, देखो जो ये 1 से भी डिवाइड हो जाएगा, 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, 3 से भी, 4 से भी, इसलिए 12 लेना पड़ रहा है, ठीक है। अब ध्यान से देखना, डिस्टेंस अपने को दी है, ठीक है। अब यहाँ से टाइम आ जाएगा, पहला टाइम जो है वो v किलोमीटर पर आवर के औसत चाल से जा रही है, तो यहाँ से जो है आ जाएगा टाइम 12 आवर, ठीक है, किलोमीटर पर आवर में है, तो ये टाइम 1 आ गया अपना, ठीक है। वैसे टाइम 2 कितना आएगा 12 जब वो उधर जा रही है। अब ध्यान से देखना, जब ये उधर गई तो 2 किलोमीटर पर आवर की उससे गई थी, तो ये कितना आ जाएगा 6 आवर, ठीक है। अब आगे देखो T3 कितना आ जाएगा, जब वो 3 से जा रही है, तो ये कितना आ जाएगा 4 पर आवर आ जाएगा। T4 कितना आ जाएगा 12/4 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 3 आवर आ जाएगा, ठीक है। अब देखो टोटल डिस्टेंस उसने कितना कवर किया है, उसने कवर किया है, देखो 12 इधर गया, फिर 12 गया, फिर 12 गया, 12 गया, तो 12 चौका 48, ठीक है। अब ध्यान से समझना, टोटल समय कितना लगा उसको, 12 × 18, 18 × 4 22, 22 3 कितना लगा 25, तो आप देखो भाग दो इसमें, तो ये अपने पास जो आएगा, ये आएगा एवरेज स्पीड अपने पास आएगी। तो एवरेज स्पीड काटो, 25 से कम 25, ठीक है, 25 से कम 25 गया, कितना बचा 23, 23 को करोगे 25 8 200, ठीक है, 25 नाम 225 आ जाएगा, हाँ 25 नाम 225, 5 बचेगा, तो मतलब 27 बात है, एवरेज स्पीड इतना आ रहा है 1.9, तो इसका मतलब ये कहाँ से 20 से लेके 2 किलोमीटर पर आवर के बीच में। समझ में आया? ठीक है ना। तो ये आराम से ये करना, फिर टाइम निकालना सबका, फिर टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम, तो उससे एवरेज स्पीड आ जाएगी।
ठीक है। अगला देखो, ये अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो ये वाला, देखो ये क्वेश्चन ने मेरे को फेल कराया था और उस टाइम यूपीएससी ने इसका आंसर की गलत दिया था। अब यही होता है, मेरे को आज तक कभी समझ में नहीं आया यूपीएससी ने इसका आंसर क्यों गलत दिया है। अब देखो ध्यान से देखना है ना, एक वर्ग और एक वर्त के प्रतिच्छेदन के बिंदु की न्यूनतम संख्या 2 है। मैंने है ना जब ये दृष्टि में पढ़ा तो सर से पूछा था, सर बोला ऐसा नहीं, इसके दोनों सही होंगे। मैं बोला सर आंसर यूपीएससी ने 2 माना है। बोला ऐसा हो ही नहीं सकता मैं बोला हो क्या सकता है, जाके देखो आंसर, ठीक है। जो भी है, तो मैंने उसके बाद मैं मैथ ऑप्शनल छोड़ दिया भाई, कोई मतलब नहीं अब देखो ध्यान से देखना, एक वर्ग है, ठीक है, ये वर्ग है, और एक वर्ग के प्रतिच्छेदन। देखो प्रतिच्छेदन का मतलब ये होता है कि जैसे मान लो मैं ये स्क्वायर लिया, मान लो अब ये प्रतिच्छेद कर रहा है ये, तो मिनिमम पॉइंट 2 ही आएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। यूपीएससी ने बताओ क्या माना है, एक। मुझे बताओ, आप एक बिंदु से ओनली स्पर्श जरूर करा सकते हो, आप स्पर्श करा सकते हो, पर आप बोले प्रतिच्छेदन कभी हो ही नहीं सकता। तो यूपीएससी मेरा आप तक समझ में नहीं आया इसके क्वेश्चन को क्यों माना है मैंने उसके बाद मैंने भाई मैथ ऑप्शनली छोड़ दिया। आंसर इसका एक है, इसका बी है, बी। हाँ, तो इसका मतलब ये गलत माना है ना यूपीएससी ने, गलत माना, इसका मतलब यूपीएससी ने ये माना है, ये एक, ये और रियलिटी में ये होता है भाई, इससे मिनिमम से मिनिमम पॉइंट यही होगा। और मैक्सिमम देखो, मैक्सिमम 8 कैसे बनेगा, ध्यान से देखना, इधर देखो 8.1 2 3 4 5 6 7 8। अभी तो मैंने मैथ ऑप्शन छोड़ दिया था, ये क्वेश्चन मेरा सोचो सही हो जाता, मैं पास हो जाता उस टाइम। सही था मेरा, तो मैं सही मार के आया था क्या ही करोगे, परंतु यूपीएससी बहुत बार करती है ऐसे, बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी बर्बाद कर देती है एक क्वेश्चन के कारण। चलो ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखो, छोड़ो जो भी है होता है वो। जो ये क्वेश्चन सोचो मेरे आज तक अभी विश्वास नहीं, तभी मैंने मैथ ऑप्शनल छोड़ दिया भाई कोई मतलब नहीं है मैथ ऑप्शनल, क्योंकि मैं पढ़ा हूँ भाई इंग्लिश में, इसको पढ़ लो। यहाँ पे बोला है इंटरसेक्शन का मतलब ये होता है कि 2 बिंदुओं को आर पार करना। और जो ये बोलते हैं ना, इसको टेंजेंट बोलते हैं, जब स्पर्श करता है उसको टेंजेंट बोलता है। अगर इंग्लिश में बोलता टेंजेंट तब तो मैं मान लेता हाँ एक ही बिंदु आएगा, पर इंटरसेक्शन का मतलब ही यही होता है कि उसको इंटरसेक्ट करेगा, 2 पार्ट्स में विभाजित करेगा। अब तक मेरे समझ में नहीं आया यूपीएससी ने गलत कैसे किया था इसको। चलो छोड़ो, आगे देखो, एक व्यक्ति को धारा की उल्टी दिशा में जाने की अपेक्षा, ठीक है, ध्यान देखना, मान लो कि धारा ऐसे बह रही है, ठीक है, ये ऐसे बह रही है और वो ऐसे जा रहा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आराम से बन जाएगा, ध्यान से देखिए। एक व्यक्ति को धारा की उल्टी दिशा में जाने की अपेक्षा धारा प्रवाह की दिशा में किसी निश्चित दूरी को नाव द्वारा खेने में आधा समय लगता है। स्वाभाविक सी बात, अब देखो मान लो मैंने ये टाइम माना T1 माना, ठीक है, ये जो धारा की दिशा में जा रहा है T1, ठीक है, और ये जो धारा के विपरीत दिशा में जा रहा है T2। अब मैंने बार बार बोला है कि अब इनको बराबर करने का, देखो ध्यान देखना, तो इसका मतलब T1 में आधा समय लग रहा है, तो आधा समय लग रहा है, मैं इसको 2 गुने से मल्टीप्लाई करूँगा तब इसके बराबर होगा, ठीक है। अब आगे देखो, बस यही इसमें दिमाग लगाना था। अब ये क्वेश्चन हो गया, अचल पानी में चाल का धारा की चाल से अनुपात क्या है, ठीक है, ढाल। अब देखो ध्यान से देखना, अब देखो अचल पानी मतलब ये चाहे फ्लोटिंग पावर होगा, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द स्पीड इन द स्टिल वाटर, मतलब रुके हुए पानी के बोल रहा है, स्पीड ऑफ करंट, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखना, अब इसमें आपको मानना पड़ेगा, ठीक है, जैसे मान लो कि अपन ने इस मतलब कि रिवर की जो चाल है वो मान लो वाई मान लिया अपन ने, ठीक है, और जो उस व्यक्ति की चाल है जो है एक्स मान लिया अपन ने, ठीक है, एक्स और वाई माना। अब तो ध्यान से देखना, जब दोनों एक दिशा में जाएंगे तो दोनों की चाल क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। अब जब दोनों विपरीत दिशा में जाता है तो माइनस होता है, ये चीज़ याद रखना कॉन्सेप्ट, ठीक है। जब दोनों एक ही सेम दिशा में जाएगा तो चाल ऑटोमेटिक जुड़ जाती है दोनों की, ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। तो व्यक्ति की अपन ने माना एक्स, ठीक है, और जो धारा की जो चाल है अपन ने माना वाई, ठीक है। तो अचल पानी में चाल का धारा की चाल से अनुपात क्या है, ठीक है। अब ये देखो, तो ये तो डाउनवर्ड स्पीड, अपवर्ड स्पीड तो है, ये मतलब धारा की चाल में तो ये होगी, और धारा की विपरीत दिशा में एक्स माइनस वाई होता है, ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। अब देखो इनके बीच में अपने को समय दिया है, ये देखो समय दिया है, तो अपन इसी के अकॉर्डिंग लिखेंगे, समय बराबर दूरी बटा चाल से,
ठीक है, दूरी बटा चाल, ठीक है। दूरी आप डिस्टेंस डी मान लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब ध्यान से देखना, समय यहाँ पे t1 लग रहा है, ठीक है। तो चाल, अपने को चाल चाहिए ना, चाल का उनका अनुपात चाहिए, तो चाल बराबर d/t1, ठीक है, ठीक है। ये लगा यहाँ पे t1, ठीक है। नहीं, रुको, चाल यहाँ पे ना, चाल ये देखो, ये t1 क्या है, t1 है जब धारा के साथ बह रही है, तो dx + y, ठीक है। यहाँ पे उसको लगेगा कम समय, ठीक है। तो ये आ गया यहाँ पे t1। रुक जाओ, दोबारा करता हूँ मैं, ध्यान से देखना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। यूपीएससी देखो पहली बार पूछा है यहाँ से क्वेश्चन, देखो ध्यान से देखना। तो पहले कॉन्सेप्ट समझो, देखो जब धारा की चाल ऐसे है, ये मान लो धारा की चाल है y, और व्यक्ति भी इधर ही जा रहा है x, इन दोनों का योग हो जाएगा x + y। अब मान लो कि व्यक्ति इधर जा रहा है धारा की विपरीत दिशा में, तो ये जो चाल हो जाएगी x - y हो जाएगी, ठीक है। अब ये तो ये हो गया। दूसरी बात, एक चीज़ देखो, इसमें समय का उनका रेशियो दिया है। अगर उल्टी दिशा में जाने की अपेक्षा धारा प्रवाहित दिशा में किसी निश्चित दूरी को नाव द्वारा खींचने में आधा समय लगता है, ध्यान देखना। तो ये t1 समय लग रहा है इसमें, और t2 मान लो इसमें लग रहा है, ठीक है। तो t1 बराबर t2, तो ये इसको आधा समय लग रहा है, तो इसको कितना 2 गुना करना पड़ेगा बराबर करने के लिए। अब देखो यही, इसी पे अब अपने को इक्वेशन लिखनी है। इक्वेशन लिखो, समय बराबर दूरी बटा चाल। अब ध्यान से देखना, जब मैं t1 समय के लिए लिख रहा हूँ, t1 समय के लिए रख रहा हूँ, तो t1 समय में स्वाभाविक सी बात है, ये क्या है, ये आएगा। तो दूरी मान लो d माना, तो ये आएगा x + y, ठीक है, बराबर। अब देखो ये तो हो गया 2, यहाँ पे 2 क्यों गुणा आएगा, तो स्वाभाविक बात है इसको ज़्यादा लग रहा है, ठीक है। तो 2 × d/x - y, ठीक है, क्योंकि t2 समय है, t2 ज़्यादा समय लगता है, मतलब स्वाभाविक सी बात है। तो अब इसको देखो, अब इसको सॉल्व आउट कर लो, तो ये आ जाएगा तुम्हारा इनके x और y के बीच में रेशियो आ जाएगा। तो d से d कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अभी इधर देखो x - y गया, इधर गया तो 2x + 2y गया, ठीक है। इधर देखो 2x इधर आया, तो इधर कितना बचेगा, x बचेगा, उधर 2y माइनस गया, तो ये माइनस का 3y, क्या हो गया, ये तो उल्टा x/y का अनुपात कितना आ गया, माइनस कैसे आ रहा है, कुछ तो गलती हुआ है। यहाँ पे जब अपन ले रहे हैं, देखो t1 से पानी में चाल की धारा का चाल से क्या अनुपात है, ये देखो, ये जब t1 के लिए लिखेंगे, t1 क्या है, कौन सा समय है, जो उसको कम समय लगता है जब दोनों एक साथ बहती है, दोनों एक ही दिशा में जाएंगी, तो कम समय लगेगा, ठीक है। t1 लिया, और t2 जो उसमें उसको ज़्यादा समय लगता है, तो समय बराबर चाल यही आएगा। सही तो है, यहाँ तक क्या गलती हुई है, 2x उधर गया माइनस के -3y, और यहाँ से अगर देखेंगे तो x y का रेशियो कितना आ रहा है, x y का -3/1 मान लो। माइनस को अगर अपन इग्नोर भी करते हैं, तो x का मान कितना आ रहा है, 3, और y का मान 1, तो x का मान 3 और y का मान 1, इसके तहत डी आंसर आ रहा ना। हाँ, डी तो है, आंसर तो सही है, यानी माइनस क्यों आ रहा है, ये गड़बड़ी हो रहा है ना। अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम स्पीड s + y अप स्ट्रीम स्पीड। अब देखो ए मैन टेक, एक बार इंग्लिश में पढ़ो, ए मैन, यहाँ पे रेशियो बनाने में कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो रही है अपने से। ए मैन टेक्स हाफ टाइम इन ड्रॉइंग एक सर्टेन डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम देन अप स्ट्रीम। यहाँ कुछ ना कुछ उल्टा हो रहा अपने से। ये देखो, एक व्यक्ति को धारा की उल्टी दिशा में जाने की अपेक्षा धारा की प्रवाह की दिशा में किसी निश्चित दूरी को नाव द्वारा खींचने में आधा समय लगता है। अब जैसे मान लो कि मैंने ये माना t1 जो है x + y है, जब ये, अब इसको आधा समय लग रहा है, अब इसको आधा समय लग रहा है, मान लो 1/2 t, और इसको t2 तो सब ऐसी बात है, जब इसको आधा समय लग रहा है, इसको मतलब दुगना समय लग रहा है ना इसको, तो ये तो सही है, यहाँ तक तो सही है। अब दुगना समय लग रहा है, हाँ, ये गलती होगी, रुक जा, तो नहीं, यहाँ तक तो सही है। ये कौन सा समय है जब दुगना लग रहा है, हाँ, यहाँ पे अगर दुगना समय लग रहा है, रुक जाओ, कुछ तो गलती हुआ अपने से, रुक जाओ,
सब कुछ सही है, देखो ध्यान से देखना, कुछ ना कुछ अपन हुआ ना वो वैल्यू रखने में गलती कर रहे हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। ध्यान से देखो T1, अब जब अपन T1 लिखेंगे तो क्या आएगा, d अपॉन एक्स प्लस वाई, ठीक है। T2 के लिए जब लिखेंगे तो अपन d अपॉन एक्स माइनस वाई आएगा। अपन अब इन दोनों में क्या संबंध दिया है, T1 अपॉन 2 T2। जब आप T1 को यहाँ पे रखोगे, T1 को रखा तो d अपॉन एक्स प्लस वाई, T2 को रखा तो यहाँ पे 2 इंटू डी अपॉन एक्स माइनस वाई। हाँ अब सही आ जाएगा, देखना ये गया, अभी भी तो वही आएगा एक्स माइनस वाई बट 2x प्लस 2y। इस अचल पानी में चाल का धारा की चाल से अनुपात क्या होगा। यहाँ पे है ना, ये क्या कर रहा है, प्लस ले रहा है, प्लस जब लिया क्या हुआ, मतलब ये क्या कर रहा है, यहाँ पे देखो d अपॉन एक्स माइनस वाई, ठीक है, 2 इंटू डी अपॉन एक्स प्लस वाई, तब ये आ रहा है, d से d कैंसिल आउट होगा, x प्लस वाई 2x माइनस 2y। अभी देखो उधर गया तो ये x ही बचा, इधर आया तो 3y, और x अपन y का तो अनुपात कितना है, 3:1। और मेरे समझ नहीं आ रहा उसको कैसे लग रहा है, क्योंकि अब जब उसको आधा समय लग रहा था कुछ ना कुछ, चलो छोड़ो, ठीक है। मेन बात है, देखो ध्यान देखना, रेशियो में तो इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा माइनस वाइनस का, क्योंकि माइनस तो उससे कोई मतलब है नहीं, तो कुछ ना कुछ नहीं बनाया था क्वेश्चन, नहीं बनाया सर, करना नहीं है मेरे से। रुक जाएगी। माना व्यक्ति की इंस्टिल वाटर एक्स है, स्पीड ऑफ करंट वाई है, डाउन स्पीड कितनी हो जाएगी, एक्स प्लस वाई हो जाएगी। अप स्ट्रीम, डाउन मतलब नीचे, नीचे मतलब जाना, इसका मतलब नदी की दिशा में जाना, एक्स प्लस वाई। अप स्ट्रीम मतलब धारा की विपरीत दिशा में जाना, ठीक है। डी अपॉन एक्स माइनस वाई और अपॉन डी अपॉन एक्स प्लस वाई, ये उसका आधा, बस यही है जो लैंग्वेज है ना गड़बड़ी, यहीं कुछ हो रहा है। एक व्यक्ति को धारा की उल्टी दिशा में जाने की अपेक्षा धारा प्रवाह की दिशा में किसी निश्चित दूरी को नाव द्वारा खींचने में आधा समय लगता है। तो स्वाभाविक बात है, जैसे मान लो कि x प्लस वाई है, उसको जाने में दोनों समय से आधा समय लगेगा, तो मान लो कि T1 है, आधा, इसको आधा समय लग रहा है, मान लो इसका 5 सेकेंड ही लग रहा है, तो स्वाभाविक सी बात है जो वो दूसरा है उसको स्वाभाविक सी बात है 2 गुना समय लगेगा। अरे नहीं, जब इसको आधा समय लग रहा है और उसको फिर जब रेशियो बनाएंगे तब तो ऐसे ही बनेगा, इसमें तो कुछ गलती नहीं हो रही है। एक मिनट रुको, चलो ठीक है, पहले आगे करते हैं, फिर मैं बताता हूँ इसका। सब कुछ सही तो जा रहा है, वो पता नहीं अब ये, चलो ठीक है छोड़ो, आगे देखो इधर। प्राकृतिक संख्या कैसे कितने युग्म है जिनके वर्गों का अंतर 63 है। वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है, क्योंकि देखो इसमें केस बनते हैं, केस पॉसिबिलिटी वाले जितने केस होंगे वहाँ से अब ध्यान देखना। प्राकृतिक संख्याओं के ऐसे कितने युग्म है, युग्म पूछ रहा है, याद रखना, युग्म मतलब जोड़ा, एक्स और वाई का जोड़ा, जिनके वर्गों का अंतर, जैसे मान लो कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का अंतर 63 हो। अब ध्यान से देखना, मैंने माना एक युग्म है एक्स वाई, अब इनके अंतर, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, इनका अंतर दिया। अब अंतर में हमेशा याद रखना, ये टेंशन मत लेना, वाई माइनस एक्स स्क्वायर, इन सब चीज़ें, इसलिए मैं वही, अगर एक तरीके से देखो तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन मत लेना, ठीक है। यहाँ पे अगर माइनस में आंसर तो सही आ रहा है अपना, ठीक है, कुछ गड़बड़ी हो रही है, ठीक है, देखते हैं। अब आगे देखो, यहाँ पे इस तरीके से आ रहा है, ठीक है, अब ध्यान से देखना, संख्याएं निकालनी पड़ेगी अपने, कितने युग्म आएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 63, ठीक है। अब देखो ध्यान से लॉजिक लगाओ, एक तरीका क्या है इसका, a प्लस बी ए माइनस बी वाला फॉर्मूला याद है, ये फॉर्मूला याद करना सीख लो। तो इसको अपन खोल लेंगे, एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई बराबर 63। अब ध्यान से देखना, ये दो का मल्टीप्लिकेशन बन रहा है, तो इसको भी मल्टीप्लिकेशन बनाओ। तो यहाँ पे क्या क्या मल्टीप्लिकेशन बनेगा, एक बनेगा 1 इंटू 63, ठीक है,
दूसरा बन जाएगा 63 इंटू 1, क्योंकि यहाँ पे दोनों अलग अलग है तो दोनों अलग अलग लेने पर अलग अलग बनेगा। ठीक है, और सोचो 63 का क्या बन सकता है, 6 नाम 63, 6 नाम 63 नहीं होता 7 नाम 63। ठीक है, चौथा केस बनेगा 9 इंटू 7। इसके अलावा बताओ मुझे 63 का कोई और फैक्टर है, बताओ। 21 इंटू 3। हाँ, 21 इंटू 3 और 3 इंटू 21। और इसके अलावा बताओ, इसके अलावा कुछ होगा? अरे बोलो 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 जल्दी। नहीं लग रहा है। ठीक है, अब देखो ध्यान से देखना। अब इतना पता लग गया तो अब देखो, अब एक एक लेके देख लो। x प्लस वाई, मान लो मैंने ये लिया तो ये एक ले लिया। x माइनस वाई बराबर मैंने 63 लिया। दोनों को जोड़ो, 2x बराबर 64। तो x बराबर कितना आ गया, 32। जब x बराबर 32 आया तो यहाँ पे रखो x का वैल्यू 32। ठीक है, x का वैल्यू जब वहाँ पे 32 रखोगे तो y बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का 31। तो देखो स्क्वायर करोगे तो इन दोनों का जो अंतर है वो हमेशा 63 ही आएगा, करके देख लेना। अब देखो ये माइनस प्लस की टेंशन मत लेना, ठीक है, क्योंकि आप स्क्वायर करोगे ना, मेन तो स्क्वायर में तो माइनस वाली संख्या पॉजिटिव में चेंज हो जाएगी। अब देखो करके देख लो, आप 31 का स्क्वायर करो, 31 इंटू 31 करो, 31 का 31 गया तो 3, 31 93, 93 96, कितना 961। अब देखो 32 इंटू 32, 32 इंटू 32 करो, 32 में 64, 6, 32 या 96, 96 102। ठीक है, अब इसमें से 961 घटा लो, 3। ठीक है 12 में से 6 गया तो 6 आ गया, देखो 63। तो एक तो अपने को पता लग गया, एक युग्म पता लग गया, कौन कौन सा आया। एक युग्म आया अपने पास 31 और 32 का युग्म। ठीक है, ये पूछ रहा है, याद रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन, आगे रिपीट हो सकता है क्वेश्चन। अब अगली बार अपन लेंगे x प्लस वाई बराबर, अब देखो ये भी तो पॉसिबिलिटी बनती है, तो ये भी लेके चलेंगे एक बार, x माइनस वाई बराबर, और यहाँ पे 1 लिया, दोनों कैंसिल आउट किया, ये 2x बराबर 64। तो यहाँ पे वापस से वही आ जाएगा, x बराबर 32। तो यहाँ पे इसका मतलब समझ गया, आ गया। इन दोनों से एक ही संख्या बनेगी, और वो क्या बनेगी, 31 और 32। तो ऐसे इनसे भी एक संख्या बनेगी, इनसे भी एक संख्या बनेगी। तो टोटल आंसर, अब ये करके ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे पूछ नहीं रहा, तो आंसर आ गया 3। अब मैं करके भी दिखा देता हूँ वैसे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ध्यान से देखो, एक युग्म इधर मिल गया था। अब देखो अगला, x प्लस वाई बराबर 7, x माइनस वाई बराबर 9, जोड़ो, तो x बराबर 16, x बराबर 8, x बराबर 8 रखोगे तो y बराबर आ जाएगा 1, सॉरी x बराबर 8 रखा, ठीक है, तो y उधर 8 उधर जाएगा तो माइनस का 1 बचेगा। ठीक है, अब ध्यान से देखना, अब इनका भी स्क्वायर करो, 8 का 64, 64 1 करोगे 63 आ गया। एक युग्म कितना आ गया अपने पास। अब मैं बार बार बता रहा हूँ, याद रखना, यहाँ पे इसने बोल दिया प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या है। अगर ये प्राकृतिक संख्या नहीं बोलेगा तो मैं फिर बार बता रहा हूँ, बहुत सारे आ जाएंगे, फिर 6 आ जाएंगे, क्योंकि नेचुरल नंबर बोल दिया ना, तो नेचुरल नंबर में फिर ये नहीं आएगा, नेगेटिव वाला नहीं आएगा यहाँ पे, युग्म जो बोलेगा। तो यहाँ पे याद रखना कि जैसे यहाँ पे 8 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया, पर याद रखना जब ये नेचुरल नंबर बोला, मैं फिर तो बहुत अच्छा क्वेश्चन, यार नेचुरल नंबर बोल दिया इसलिए 3 आ रहा है। अगर नेचुरल नंबर नहीं बोला होता तो अपने को सब सारे केस का एक एक निकालना पड़ता। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। अब मैं आखिरी वाला जो बचा था 21 और 3 को लेके वो भी बता देता हूँ। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आगे जाके रिपीट होगा ये क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। अब यहाँ पे बस देखो, यहाँ पे नेचुरल नंबर डाला है। अब आगे देखो, x प्लस वाई बराबर 21, x माइनस वाई बराबर 3। ठीक है, अभी देखो ये गया, 2x बराबर 24, x बराबर 12, x बराबर 12 रखो, यहाँ पे रखोगे 12 माइनस 3 करोगे तो y बराबर कितना आ गया, 9, 144, 9 अपन 61, 3 6 63 आ गए। तो 3 युग्म आए अपने पास, याद रखना ये चीज़। तो जब प्राकृतिक संख्या लिए हैं, ठीक है, अगली बार यूपीएससी इसी क्वेश्चन को घुमा के बोल देगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, समझ में आ गया ना। इस क्वेश्चन को ऐसे ही करना, और कोई तरीका नहीं है इसका, और कोई तरीका नहीं है इस क्वेश्चन को करने का। निकल भी नहीं सकता ना वैसे नहीं होगा। ठीक है, आप देखो ये बहुत, मैंने बताया था ना एक बार एनसीईआरटी जब पढ़ा था मैं कि ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है। देखो एनसीईआरटी क्वेश्चन है डायरेक्ट, यदि भिन्नों को 2/3, 3/4, 4/5 और 5/6 दे, ये सब के सब प्रॉपर फ्रैक्शन है।
ठीक है। आंसर हर दोनों में 5-5 जोड़ दिया जाता है, तो निम्नलिखित में से किसके एक मान में न्यूनतम परिवर्तन होगा? तो इनका सबका पहले निकालो, ये कितना आएगा 0.66, इसका निकालो 0.75, ठीक है, इसका निकालो 0.8, इसका कितना आएगा 6×48, 0.8, फिर 2 36 18, ठीक है, ध्यान समझना। अब इसमें क्या करो, आंसर आर में 5-5 जोड़ दो, तो ये 7 हो गया, ये 8 हो गया, ये देखो ये 8 हो गया, ये 9 हो गया, ये 9 हो गया, ये 10 हो गया, ये 10 हो गया, ये 11 हो गया। अब इनका निकालो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है, ध्यान देखना। भाग दो, 8 7 56, 8 20 64, 0.8, 8 64 6, 8 7 56। अभी देखो 0.6 से 0.87, तो इसका मतलब है लगभग कितने का अंतर आ गया? अगर घटाओगे 1 और ये 21 का अंतर आया यहाँ पे। और ये सबसे बोल रहा है सबसे एक माने सबसे न्यूनतम कम परिवर्तन किस में आया है, ठीक है, ध्यान देखना। इसमें देखो, इसका भाग दो पहले, तो 9 8 72, 72 8 गया, फिर 72 ही आएगा। तो ये देखो इसमें कितने का, इसमें घटाओगे तो ये आ जाएगा 3 1 18, 0.13 का परिवर्तन हुआ है इसमें। अभी तक देखो ये तो डायरेक्ट 0.9 आ जाएगा, क्योंकि दशमलव उसे डायरेक्ट भाग दोगे, तो इसमें कितने का परिवर्तन आएगा 0.1 का, इसमें 0.1 का ही आया, मतलब 1.0 मान सकते हैं इसको, ठीक है। इधर देखो ये भाग दो 11 नाम 99, ठीक है, 0.9, फिर वापस से 99 ऐसे करके, मतलब 0 आएगा फिर आएगा, ठीक है। तो इसमें आएगा 0.7 का, ठीक है। तो सबसे कम किस में आया है? सबसे कम आया 4 बटा, नहीं रुक जाओ, इसमें देखो, इसमें 0.83 था, ये आएगा 0.9, तो ये देखो ये अंतर कितना हुआ 0.07 का, हाँ ये 0.07 का अंतर है, तो सबसे कम अंतर इसी में आएगा, किसमें 5/6 में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और मैं जब NCERT पढ़ा रहा तब मैं बोला भी था कि एक ऐसा ही क्वेश्चन आया हुआ है UPSC में, तो ये वही क्वेश्चन है। समझ में आया? ये ऐसा ही होगा, इसे और कोई मेथड नहीं है, और कुछ लगाने में, तो मैं पक्का बता तुम लोगों ने ये ऐसा नहीं किया होगा, किया था ऐसे? सर किया तो ऐसे ही है, पर मेरा इसमें C निकला है। C क्यों आएगा? ये देखो यहाँ देखो 0.8 में से 0.9 में से 0.8 घटाओ तो कितना आएगा 0.1 आएगा ना, ठीक है। हाँ, इधर देखो 0.90 में से आपको घटाना 0.83, ये देखो ना 10 में से 7 गया तो कितना, ये 8 में से 8 कितना 0.0 से 0.0, ये सबसे छोटा हुआ ना, ठीक है। आगे देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये NCERT क्वेश्चन है डायरेक्ट, अब मैंने बोला भी था उस दिन। अभी देखो वेरी इंपॉर्टेंट लगा लो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। एक n का मान 3, एक अंक n जो है 3 से बड़ा है, भाज्य है 3 से, लेकिन 6 से भाज्य नहीं है, तो स्वाभाविक सी बात है क्या हो जाएगा? अब देखो मैं 3 से बड़ा लूँगा 4, तो 4 3 से भाज्य नहीं, 5 भी नहीं ले सकता, 6 नहीं ले सकता, क्योंकि 6 से भाज्य नहीं होना चाहिए, 7 नहीं ले सकता, 8 नहीं, 9 ले सकता हूँ मैं, 9 जो 3 से तो भाज्य है लेकिन 6 से नहीं है, तो बस हो गया फट से। कौन सा एक 4 से भाज्य है? अब देखो करके देख लो, यहाँ वैल्यू रखो, अब वैल्यू करके ही रखना पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं। इस यहाँ पे कितना है 18, यहाँ पे कितना है 27, यहाँ पे कितना है 18 22, ठीक है, यहाँ पे कितना है 27 28, तो कौन सा विभाजित होगा 4 से? 28 ही तो होगा, वो तो ये तो विभाजित होगा ही नहीं 4 से। आगे आंसर ऐसे ही करना पड़ेगा, यही सोच के 3 से बड़ी होनी चाहिए, 6 से भाज्य नहीं हो, 3 से भाज्य हो, याद रखना ये चीज़, ऐसे ही करना पड़ेगा इस क्वेश्चन को। आगे देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना, ये क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है, और मैंने बोला था NCERT पढ़ाते वक्त ही कि ये क्वेश्चन आएगा, घन को मिलीमीटर में चेंज करने वाला, मैंने बोला था उस दिन भी। और याद करो 2013 में यही सेम क्वेश्चन आया हुआ भी है, पहले भी आया हुआ है, NCERT का क्वेश्चन है। अब देखो ध्यान देखना, यदि 1 लीटर पानी का भार 1 लीटर बराबर है 1 kg, ध्यान से समझें। और एक मेरा जो नोट्स होगा तो उसमें मैंने बताया भी था, किलो हेक्टा डेका, ठीक है, मीटर डेसी सेंटी मिली वाला, वो लगाओगे तो डायरेक्ट आंसर आ भी जाएगा। अब देखो ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, घन मिलीलीटर में, तो कितने घन लीटर मीटर पानी का भार 0.1 ग्राम होगा। अब ध्यान से देखना, ठीक है। अब देखो ये जा रहा है कम की तरफ, ठीक है, तो अपने को
अब देखो घन मिलीलीटर का पहली बात तो ये पता होना चाहिए घन मिलीलीटर कितना होता है। पहले तो ये पता होना चाहिए मिलीलीटर कितना होता है। कोई बताएगा मेरे को? सर मिलीलीटर तो 1000 होगा। मिलीलीटर है, 1000 मिलीलीटर। मिलीलीटर 1000 मतलब 10 की पावर 3। हाँ तो कितने घन में जो है कितने 0.1 ग्राम होगा। अब तो ध्यान देखो, सबसे पहले इसको ग्राम में चेंज करो। 1000 ग्राम, ध्यान से समझना, बहुत अच्छे से आएगा आराम से। अब ये बोल रहा है कि 0.1 ग्राम, ठीक है। 0.1 ग्राम को बदलने के लिए मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, कितने से 4 0 से मुझे भाग देना पड़ेगा, ठीक है। 10 की पावर 4 से मैं भाग दूंगा ना इसको, तब जाके 0.1 ग्राम बनेगा। मतलब समझ बात है, मुझे नीचे 4 0 लिखने पड़ेंगे ना, 4 0 लिखने पड़ेंगे तब दशमलव में आएगा ना ये 0.1 ग्राम, ठीक है। तो स्वाभाविक सी बात है, ध्यान से समझना। तो ये लगभग कितना 10 की पावर 4। तो ये देखो मिलीलीटर 10 की पावर कितना होगा, अरे मिलीलीटर कितना बताया था, 10 की पावर 3 ना। हाँ ठीक है, अब ध्यान से देखना। अब ये 10 की पावर 3 अगर मिलीलीटर है, पर यहाँ पे घन मिलीलीटर बोला, घन। देखो लीटर है ना, लीटर, लीटर को जब आप चेंज करोगे मिली में, याद रखना तो 10 की पावर 3 से गुणा होगा वो, ठीक है। मिली में जब जाओगे तो 3 की पावर 10 की पावर 3, ठीक है। 10 की पावर 3 से होगा, उसके बाद में तो ये तो देखो 10 की पावर जब 3 करो नहीं, पर यहाँ पे अपने को चाहिए क्या, 10 की पावर 4 चाहिए। तो यहाँ पे ध्यान से समझो, तो यहाँ पे घन मिलीलीटर है ना ये, रुको एक मिनट। जब घन मिलीलीटर है तो ये घन का मतलब 10 की पावर 3 और आएगा, ठीक है। ये घन का मतलब, ठीक है। तो 10 की पावर 3, 10 की पावर 3, तो आपने यहाँ पे चाहिए कितना, 10 की पावर 4 ही चाहिए। तो इधर कितना बच जाएगा, 10 की पावर 2, तो इसका मान आएगा 0.1 ग्राम। तो 10 की पावर 2 मतलब कितना, 100। तो 100 जो है घन मिलीलीटर का मान आएगा 0.1 ग्राम। तो आंसर ये। सोच नहीं सकता सर कोई इस टाइप का क्वेश्चन यूपीएससी में पूछेगा। सबसे इजी क्वेश्चन है जो भी अरे ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, मैंने बोला भी था। छोटे बच्चों को छठी क्लास का क्वेश्चन है, छठी क्लास का, आगे देखना दूसरा या तीसरा चैप्टर है। और आगे भी पूछा है, एक और क्वेश्चन आया है। एक मिनट रुको, एक मिनट। हेलो हेलो, मैं भी क्लास ले रहा था, बस 5-10 मिनट में फ्री हो रहा हूँ। आप एक बस, ठीक 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 है। आप देखो लास्ट के 2 क्वेश्चन बचे हैं, ध्यान देखें। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन, मैं फिर 12 बता रहा हूँ, ये वेरी एनसीईआरटी, मैं फिर 12 बता रहा हूँ, एनसीईआरटी पढ़ लो, कल्याण हो जाएगा। 2020 का पेपर है, एनसीईआरटी डायरेक्ट उठ के क्वेश्चन आ रहे हैं। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, याद करो, पूरा चित्र से दिया हुआ समझाया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, चलो अब देखो, ध्यान देखना। अब इस क्वेश्चन को मैंने कैसे किया था, ध्यान समझो, बहुत ईजी क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी नहीं है सर। पानी से भरे हुए बर्तन का भार 40 kg है, पानी से भरा हुआ बर्तन है, ध्यान से समझना। इसका टोटल वजन है अपने को 40 kg, ठीक है। यदि यह 1/3 भरा हो, ध्यान से समझना, 1/3 भरा है, 1/3 भरा मतलब 66% की समथिंग, ठीक है। 66% भरा है, तो इसका भार कितना हो जाता है, 20 kg हो जाता है, ठीक है। अब ध्यान से देखना, 1/3 मतलब कितना कम हुआ, मतलब देखो ये 1/3 था, मतलब ये वाटर 1/3 है, सॉरी है ना, ये 33% है। तो मतलब ये जो 1/3 था, एक में से मतलब 2/3 का वजन, 2/3 का वजन कितना आ गया, 20 kg, ठीक है। 2/3 का वजन आया ना, 20 kg जो कम हुआ वो किसका, वाटर का ही तो कम हुआ ना, ध्यान समझो। देखो ध्यान से समझो, यहाँ पे था 100% मान लो जल था, मान लो 1 जल था, मान लो, क्योंकि उसमें दशमलव में दिया ना, मतलब 1/3। अब यहाँ पे आगे 1/3, तो कितना कम हुआ, 2/3 कम हुआ, और 2/3 जो कम हुआ वो किसके बराबर है, 20 के बराबर है ना, ठीक है। तो स्वाभाविक सी बात है, अब इसका मान निकाल लो आप। तो ये 2/3 का मान जो है, ध्यान देखना, 20 इंटू ये 2/3 का मान दिया है अपने को चाहिए मतलब 1 का वैल्यू, मतलब टोटल का वैल्यू कितना आएगा। तो इसको करो चेंज, ये 3 ऊपर चला जाएगा, 20 इंटू 3/2, 10, ऑटोमेटिक जल का आ गया 30, तो ऑटोमेटिक जब जल का 30 आया तो इस बर्तन का कितना हो जाएगा, 10, आंसर।
ये रियल मेथड है, चाहो तो मैं उल्टे सुलटे तरीके से समझा, पर ये रियल मेथड है जो अप्लाई करना चाहिए। क्या चेंज हुआ है, कौन सी मात्रा चेंज हुई है, सोचो, यही है ना। उसका वैल्यू कितना है, तो टोटल का वैल्यू निकाल लो। ये वाला तरीका जो मैंने सिखाया था, कितने का मान पता है, कितने का चाहिए, बस आगे फट से आंसर। जब 30 पानी का है तो बर्तन का कितना होगा, 10। खाली बर्तन का बारी तो पूछ रहा अपने से। समझ में आ गया, यही तरीका अपना ना, नहीं तो उल्टा सुल्टा तो फिर बहुत उल्टा। मैं पक्का बता रहा हूँ, इस मेथड से तो नहीं निकाला होगा आंसर तुम लोगों ने, नहीं ना। ऑप्शन से निकाला था, ऑप्शन से निकाला गलत तरीका है ना, उससे नहीं करना है ना। चलो ठीक है, वो वाला तरीका, एक और तरीका सीख लो, ऑप्शन नहीं, ध्यान देखना। मान लिया मैंने बर्तन का बार W है, ठीक है, पानी का बार मान लो कि ये, मान लो कि W1 है। चलो बर्तन का बार मान लिया B1, मतलब B माना, पानी का वाटर माना ये 40। ध्यान से समझना, इस तरीके से भी कर सकते हो, आराम से देखो। अगला देखो, अगला जो है पानी कम हुआ है, कितना कम हुआ है, तो इसका बार 20 kg हो जाए, 1/3 भरा हुआ है, 1/3 भरा और W/3, ठीक है, बराबर ये कितना 20। कर लो इसको, ठीक है। अब B - B घटा दो तो इसमें कितना आ जाएगा, 2W/3 बराबर 20। बात वही है, यहाँ से भी देखो वही आएगा, 20/2 × 3, वही सेम चीज़ है, पर मैंने डायरेक्ट वहाँ बता दिया। W का मान कितना आ गया, 30, समीकरण में रख दो, W का मान 30, तो B का मान कितना आ गया, 10। समझ में आया, चाहो तो ऐसे कान पकड़ लो, वैसे कान पकड़ लो, बात वही है। चलो ठीक है, लास्ट क्वेश्चन ध्यान से देखना, याद करो, वही सेम क्वेश्चन जो बंदर वाला क्वेश्चन था, वही सेम क्वेश्चन है। एक मेंढक फिसलने वाली दीवार पर, एनसीईआरटी डायरेक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट एनसीईआरटी क्वेश्चन। एक मेंढक फिसलने वाली दीवार पर 4-5 मीटर गहरे एक सूखे कुएं से बाहर आने की कोशिश करता है। प्रत्येक बार 30 सेंटीमीटर कूदता है और 15 सेंटीमीटर नीचे सरक जाता है, ठीक है। मैंने क्या बोला था, सबसे पहले तो इसको मीटर है, इसको सेंटीमीटर में चेंज करो, 100 से गुणा करो, 100 से गुणा करोगे तो 27 बात है, कितना हो जाएगा ये, 4.5 इंटू मान लो कि 100 से गुणा करोगे, 2 0 और 2 0 तो 450 सेंटीमीटर। ध्यान समझना। तो मैंने याद करो उस दिन में वही कॉन्सेप्ट सिखाया था, गलत मत अपनाना। सबसे पहले 30 को घटा लो, 30 को घटा ले तो कितना आ गया, 420। अब ध्यान से देखना, अभी 420 है तो एक जो है ये चढ़ चुका, मान लो यहाँ पे आखिरी में चढ़ेगा, जो एक यहाँ पे हो गया। अब ये जो गैप इनका कितना है, 15 से डिवाइड कर लो, 15 दूना 30, ठीक है, 30 ये बेचा 15 120, 8 और एक जो है अटेम्प्ट, देखो 28 हुए तो 420 तक ही पूछेगा, 28 अटेम्प्ट तक। तो जब उसको 450 चढ़ना है तो ये पूरा चल जाएगा, आंसर 29। कभी गलत नहीं होगा। सबसे पहले ये काम कर लेना, ये घटा लेना, फिर उसके बाद में जो डिफरेंस है उसे डिवाइड कर लेना, 28 आया, फिर एक उसको चढ़ेगा तो पूरा चढ़ जाएगा। ये बेस्ट मेथड है, मैंने उस दिन ही बताया था। बोलो सेम क्वेश्चन है या नहीं? मैंने क्या सोच रखा है सर इसमें, कि अगर जैसे इसमें क्वेश्चन में कह रहा है ना कि वो 30 अटेम्प्ट ले रहा है, 30 बार पकड़ता है, तो एक बार में वो 15 सेंटीमीटर ही चढ़ पा रहा है, तो आप और टोटल चढ़ना है उसको 450 सेंटीमीटर, तो डिवाइड कर दिया। क्योंकि उसमें एक बात ध्यान रखनी है कि वो एक बार चढ़ना है उसको, फिर वापस लौट के नहीं आना, टच ही करना है उसको। तो वही तो बात, वही सेम कॉन्सेप्ट हो गया, 30 ही होगा उसमें। तो वही तो मैंने, वही तो तरीका मैं उधर से एनसीईआरटी में है सीधे, हाँ वही खंबे पे दिया हुआ है, सीधा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है अंदर का। ठीक है। तो कल अब 2021 का पेपर करना। और एक मैं फिर 12 बता रहा हूँ, सेम क्वेश्चन इसी पैटर्न में है, 2021 हो, 22 हो, 23 हो, कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये सारे करके रखना। सर कुछ भी तो नहीं है, पर इनमें बहुत सारा टाइम लग रहा है, पता चल रहा है कि आप हम पेपर कर रहे हैं, पता लग रहा है कि पेपर कर रहे हैं हम लोग। मैं सही बता रहा हूँ ना, मेरी पूरी तैयारी, मुझे ये क्वेश्चन पता भी नहीं थे कि ऐसे भी क्वेश्चन आए हुए हैं, तो ये पता लगता है जब अपन करते हैं इस तरीके से। मैं साथ में कॉम्प्रिहेंशन भी बैठ कर रिवाइज हो जाएगा तो लेके चलते हैं, जैसे 3 घंटे हो जाते हैं दोपहर में बैठे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, करो, ये मेन इंपॉर्टेंट है। और फिर देखो, सुनो, जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा फिर मैं वो फाइलें भेजूंगा, 1995 से लेके 2010 तक क्वेश्चन जो बन जाए बना लेना, जो नहीं बनेंगे उसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। और उसमें ऐसा करूँगा चाहे सैटरडे को या फ्राइडे को एक क्लास ले लूँगा, ठीक है, ताकि पीवाई की मैथ चलता रहे, पता लगा नहीं तो भूल गए, गोलम गोल हो गया सब कुछ, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। चलो ठीक है फिर, है ना।
चलो बाय बाय, गुड नाइट, सो जाओ सब लोग जाके। और कल खा पी के बैठना, कल कंप्लीट करेंगे।